आज का हमारा टॉपिक रहेगा मैनेजिंग लार्ज प्रोजेक्ट के अंदर। आज हम डायनेमिक इन्वेंट्री को यूज करना सीखेंगे। लास्ट टाइम मैंने बताया था स्टैटिक इन्वेंट्री कैसे मैनेज करते हैं, तो इसमें हमारा रहेगा डायनेमिक इन्वेंट्री हम किस तरह से मैनेज करेंगे। तो इसमें इन्वेंट्री क्या होती है, डायनेमिक इन्वेंट्री किस तरह से आप मैनेज करते हो, ये पूरा कंसेप्ट हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो आप लोग मुझे एक छोटा सा बात बताइए, इन्वेंट्री क्या होता है। मैंने आपको कई बार बताया है इन्वेंट्री के बारे में, उसके बाद में डायनेमिक इन्वेंट्री से स्टार्ट करूंगा। एक एक सबसे मैं लाइन सुनना चाहता हूँ। पहले सबसे पहले रवि आप स्टार्ट करिए, आप बहुत दूर से बोल रहे हो, बताइए। तो पहली आवाज आपकी रहेगी, रवि बताओ बेटा इन्वेंट्री क्या होता है, बस इतना बताइए आप, और कुछ नहीं आपको बताना है। व्हाट इज इन्वेंट्री? सर वो इन्वेंट्री जिसमें हम मतलब होस्ट फाइल इसमें मैनेज होस्ट की एंट्री आती है, बस आप इतना बताओ को इन्वेंट्री एक फाइल होती है जिसमें हमारे पास जो मैनेज होस्ट होते हैं, जितने भी हमारे सर्वर्स होते हैं उनके नेम और जो या उसका आईपी हम इसमें टाइप करते हैं। जैसे पता चलता है जब हम किसी भी एनसिबल कमांड को चलाएंगे तो उसे पता चलेगा ना कि भाई किस मशीन पे ये पर्टिकुलर टास्क आपको पुश करके आना है। तो ये सारी चीज कहां से पता चलेगी उसको, इन्वेंट्री फाइल से। ठीक है, चलिए। तो देखिए ये लिखा हुआ है स्टैटिक इन्वेंट्री फाइल जो होती है, यू हैव वर्क विथ सो फार आर इजी टू राइट। सबसे आसान होता है आपको स्टैटिक इन्वेंट्री फाइल बनाना, और बहुत कन्वीनियंट होती है क्योंकि ये किस फॉर्मेट में बनाते हैं हम इसको, INI फॉर्मेट में। जो हमारा फॉर्मेट होता है वो कौन सा फॉर्मेट होता है, INI फॉर्मेट, इंफॉर्मेशन फाइल ग्रुप में होता है आपका। फॉर मैनेजिंग स्मॉल इंफ्रास्ट्रक्चर, बट कह रहा है कि एक छोटे से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो ठीक है स्टैटिक इन्वेंट्री आप मैनेज कर सकते हो। एक बड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं पे है, आपको हो सकता है 100 मशीन है, 200 मशीन है, वहां पे तो थोड़ा सा आपको इसे मैनेज करना है, तो डायनेमिक इन्वेंट्री आपके लिए बेस्ट होती है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। When working with numerous machines, however, or in an environment where machines come and go very quickly, जैसे वहां पे क्या होता है मशीन आपकी डेली बेसिस पे चेंज हो रही है, क्या कुछ आपका पूरा एनवायरमेंट चेंज हो रहा है आपका, तो वहां पे आपका स्टैटिक इन्वेंट्री क्या है, आपको हर बार अप टू डेट करना पड़ेगा उसको, हर बार आपको मैनुअली एंट्री आपको टाइप करनी पड़ेगी कि कल कोई और मशीन आ गई, आज कुछ और मशीन आ गई, कल कुछ और होस्ट नेम था, आज कुछ और आईपी चेंज हो गया आपका। तो उस एनवायरमेंट के लिए आपका स्टैटिक आपका इन्वेंट्री बेस्ट नहीं है सॉल्यूशन। तो उसके लिए हमारे पास बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, डायनेमिक इन्वेंट्री क्रिएट करके रखो आप। तो मोस्टली लार्ज जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जितने भी आईटी एनवायरनमेंट्स होते हैं, हैव सिस्टम्स दैट कीप ट्रैक ऑफ विच होस्ट आर अवेलेबल एंड हाउ दे आर ऑर्गेनाइज। जैसे सपोज आपका कोई बता रहा है कि इसमें बता एक्सटर्नल डायरेक्टरी सर्विसेज मेंटेन बाय द मॉनिटरिंग सिस्टम सच ए जेबिक्स, एक टूल होता है आपका। फ्री आईपीए एक अलग से आपका एक्टिव डायरेक्टरीज को मैनेज करने के लिए यूज करते हैं हम, या इसको हम एक्टिव डायरेक्टरी बोल देते हैं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने इसको एक्टिव डायरेक्टरी बोलते हैं, फ्री आईपी बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट लिनक्स के अंदर सर्विस होती है। तो ऐसे पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में आपके लिए ये बेनिफिशियल नहीं होती है। तो देखिए यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई है, जैसे अमेजोन हो सकता है आपका, तो देखो क्या लिखा हुआ है, इंस्टॉलेशन सर्वर्स सच एज कोबलर, मैनेजमेंट सर्विसेज, जैसे कि सर्विसेज को मैनेज करने के लिए हम एक अलग से कंसेप्ट यूज करते हैं, उसे बोलते हैं रेड हैट सैटेलाइट। माइट ट्रैक डेप्लॉयड वेयर मेटल सिस्टम्स, क्लाउड सर्विसेज, जैसे कि अमेजोन हो सकता है, इसमें EC2 मशीन्स बनती हैं आपकी, इलास्टिक कंप्यूटिंग बोलते हैं उसको। या फिर आपका रेड हैट का एक एनवायरनमेंट हो सकता है आपका ओपन स्टैक, तो रेड हैट का होता है ओपन स्टैक। तो वर्चुअल मशीन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे VMware भी हो सकता है आपका, या रेड हैट का एक और कंसेप्ट यूज होता है आपका वर्चुअलाइजेशन। माइट बी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंस्टेंसेज, इंस्टेंसेज का मतलब यहाँ पे होता है आपका मशीन्स, मशीन को यहाँ पे इंस्टेंस बोलते हैं, एंड वर्चुअल मशीन्स दैट कम एंड टू गो। इस तरह के एनवायरनमेंट में आपका सबसे बेस्ट जो सॉल्यूशन होता है वो आपका डायनेमिक इन्वेंट्री होता है। तो लिखा है एनसिविक सपोर्ट डायनेमिक इन्वेंट्री ऑल्सो, जो स्क्रिप्ट फाइल ग्रुप में बनती है आपकी, दैट रिसीव करेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम दीज टाइप ऑफ सोर्सेज where Ansible execute allows the inventory to be updated in real time। इसे हम रियल टाइम में क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं।
These scripts are executable programs that collect information some external sources. ये अपने information को external source से भी क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं. And output द इन्वेंट्री, जो इन्वेंट्री फाइल का जो आउटपुट आएगा वो जेसन फॉर्मेट में देता है आपका. जब उसको हम चेक करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, रन कराते हैं, तो इसका जो फॉर्मेट दिखता है वो जेसन फॉर्मेट में दिखता है. तो डायनेमिक इन्वेंट्री क्या होती है, स्क्रिप्ट फाइल होती है आपकी, ये सब स्क्रिप्ट होती है. डायनेमिक इन्वेंट्री किसका यूज करता है, स्क्रिप्ट का यूज करता है. जैसे पाइथन स्क्रिप्ट हो सकती है आपकी, आर यूज्ड जस्ट लाइक इन्वेंट्री टेक्स्ट फाइल, सेम उसी की तरह आपकी यूज होती है ये भी. बट द लोकेशन ऑफ द इन्वेंट्री इज स्पेसिफाइड ईदर डायरेक्टली ऑन करंट एंसिबल कॉन्फ़िगरेशन फाइल में इसकी एंट्री हो सकती है, या फिर आप अलग से कोई ऑप्शन इसमें डिफाइन कर सकते हो. इफ द इन्वेंट्री फाइल इज एग्जीक्यूटेबल देन इट इज ट्रीटेड एज डायनेमिक इन्वेंट्री प्रोग्राम. ये कैसी फाइल होगी आपकी, एक एग्जीक्यूटेबल फाइल होगी, इसे हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं. एंड एंसिबल अटेम्प्ट टू रन इट टू जनरेट द इन्वेंट्री. इफ द फाइल इज नॉट एग्जीक्यूटेबल देन इट इज ट्रीटेड एज स्टैटिक. अगर ये इन्वेंट्री क्या मतलब ये फाइल जो है आपकी एग्जीक्यूटेबल नहीं है तो एक स्टैटिक इन्वेंट्री की तरह काम करेगा. अगर एग्जीक्यूटेबल है तो एक डायनेमिक इन्वेंट्री की तरह ट्रीट करता है. तो हम एक पाइथन के अकॉर्डिंग एक स्क्रिप्ट बनाएंगे और उसके थ्रू हम एक डायनेमिक इन्वेंट्री फाइल क्रिएट करके देखेंगे. ये कंसेप्ट हम इसमें यूज करेंगे. तो इन्वेंट्री लोकेशन कैन बी कॉन्फ़िगर्ड. तो इसकी लोकेशन हम कॉन्फ़िगर कहाँ करते हैं, जितनी भी सारी चीजों की जो लोकेशन होती है उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं हम कहाँ पे करते हैं, ansible.cfg फाइल में. ठीक है, विद द इन्वेंट्री पैरामीटर, वहां पे हम इन्वेंट्री नाम का क्या करते हैं, पैरामीटर करते हैं, और जो भी उसकी लोकेशन होती है उसमें हम डिफाइन कर देते हैं. और बाय डिफॉल्ट हम जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल यूज करते हैं वो होती है /etc के अंदर एंसिबल के अंदर आपकी होस्ट. बाय डिफॉल्ट ये आपकी डिफॉल्ट इन्वेंट्री फाइल होती है. बट कैसी होती है ये भी स्टैटिक होती है. ठीक है, अब चाहो तो इनके अलग अलग से क्या होते हैं, एक बता रहा है कि नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग डायनेमिक इन्वेंट्री स्क्रिप्ट्स वर कंट्रीब्यूटेड टू एंसिबल प्रोजेक्ट बाय ओपन सोर्स कम्युनिटी. बहुत सारी कम्युनिटी हैं जिसके आपको स्क्रिप्ट फाइल को सीखना नहीं है कि मतलब कैसे बनती है. ये सब बनी हुई स्क्रिप्ट्स आपको गिटहब पर मिल जाती हैं. तो देखो इन्होंने इसका पूरा पाथ दिया हो कि यहाँ पे आप जाओगे तो ये पूरा का पूरा इन्वेंट्री आपको मिल जाएगा. यहाँ पे अलग अलग जितने भी कम्युनिटीज होती हैं वो बना करके रखते हैं. ठीक है, प्रोवाइड क्लाउड प्लेटफॉर्म सच एज रेड हैट, ओपन स्टैक प्लेटफॉर्म, या फिर आपका Amazon का हो सकता है, वर्चुअलाइजेशन का हो सकता है, ओपन शिफ्ट हो सकता है. आजकल ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, ओपन शिफ्ट कंटेनर प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, जिसे बोलते हैं पैस मॉडल. ये मॉडल होते हैं PaaS, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. लाइफ साइकिल सैटेलाइट भी हम यूज करते हैं बहुत ज्यादा. तो ये कुछ कंसेप्ट होते हैं. यहाँ पे आपको इन एनवायरमेंट्स के लिए डायनेमिक इन्वेंट्री सबसे बेस्ट होती है. कह रहा कि ईच स्क्रिप्ट मे हैव इट्स ओन डिपेंडेंसी एंड रिक्वायरमेंट्स इन ऑर्डर टू फंक्शन. राइटिंग इन्वेंट्री फाइल किस तरह से आप इसे लिखोगे, यहाँ पे इसका प्रोसेस बताया गया. देखिए यहाँ पे ये स्टैटिक इन्वेंट्री का प्रोसेस है. ठीक है, इसको आप जब रन करोगे, ये रन कैसे होती है आपकी, इस तरह से जेसन फॉर्मेट है. ये आपको जो दिख रहा है क्या, जो फॉर्मेट दिख रहा है ये कैसा फॉर्मेट है आपका, जेसन फॉर्मेट है. ये इन्वेंट्री आपका, इसमें ये पूरा पाथ लिखा हुआ है. एक ये मशीन है, इसके अंदर 2 मशीन है, इसके अंदर ये 2 मशीन है, इस तरह से दिखेगा आपका. ठीक है, ये सब आपको लिखने का प्रोसेस बताया गया आपका. ये जेसन फॉर्मेट में इस तरह से आप इन्वेंट्री फाइल को मेंटेन करोगे. यहाँ पे इस तरह से ये आपको दिखाया गया है. ठीक है, और ये कैसी फाइल होती है आपकी, ये जो स्क्रिप्ट फाइल होती है एग्जीक्यूटिव फाइल होती है. उसमें एंट्री हम कैसे डालते हैं, देखो इसमें एंट्री करने का ये प्रोसेस होता है पूरा. तो ये आपका पूरा प्रोसेस आपको यहाँ पे बताया गया. देखो यहाँ पे वेब सर्वर करके इसमें 1 मशीन हो गया, 2 मशीन हो गया. मेरे पास एक और ग्रुप है, इसमें 1 मशीन हो गया, 2 मशीन हो गया. तो ये दूसरा प्रोसेस है. इस तरह से आप इसमें जेसन फॉर्मेट में लिखोगे. ये जेसन स्टाइल है आपका, लिखा है ये जेसन आपका. जेसन हैश या डिक्शनरी कंटेन अ लिस्ट ऑफ ईच मैनेज होस्ट. तो इस तरह से यहाँ पे आप जेसन फॉर्मेट में कोई भी इन्वेंट्री फाइल आप बना सकते हो. ठीक है, इस तरह से ये सब पूरा फॉर्मेट आपको यहाँ पे समझाएगा. ये सब क्या है, जेसन फॉर्मेट है. उसी तरह से एक यहाँ पे ये सेम वही है, एनटीपी है. ये मेरे पास एक और, इसमें 1 मशीन है, इसमें एक और मशीन है. तो इस तरह से आप इसमें चेक कर सकते हो. ये इस तरह से आपको शो करेगा जब आप इसको एग्जीक्यूटिव फाइल को रन करोगे तब. ठीक है,
अब यहाँ पे बताया गया कि अगर आपको एक से ज्यादा इन्वेंट्री फाइल मैनेज करनी है तो कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं। अगर हमारे पास मल्टीपल इन्वेंट्री फाइल होती है तो हम -i ऑप्शन का यूज करके क्या करते हैं, उनको मैनेज करते हैं। जैसे कि आपका क्लाउड के अंदर ये एक आपका ग्रुप है, इसके अंदर ये मशीन है, और ये आपका एक ग्रुप है, इसके अंदर ये मशीन है। तो ये देखिए ग्रुप का नाम है, ग्रुप का नाम पहले से डिफाइन होना चाहिए। इसमें देखो कोई मशीन नहीं है, ये ग्रुप का नेम डिफाइन किया गया आपका, तो ग्रुप नेम डिफाइंड होना चाहिए। तो इसमें जो भी आपके मशीन्स होती हैं, जो भी इसके अंदर मशीन होगी उसकी एंट्री यहाँ पे अपने आप ले लेगा। तो ये पूरा कंसेप्ट है डायनेमिक इन्वेंट्री को मैनेज करने का। अब इसको देखिए मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाता हूँ, तब आपको ये चीज समझ में आएगी आपका। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट है मैनेजिंग इन्वेंट्री फाइल। डायनेमिक इन्वेंट्री फाइल को आप कैसे मैनेज करते हो, ये पूरा प्रोसेस मुझे आपको समझाना है। तो इसका प्रैक्टिकल है नीचे देखिए इसमें, यहाँ से। तो मैं आपको देखिए यहाँ से स्टार्ट करता हूँ इसमें, कि किस तरह से आप इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करोगे, ये मुझे बताना है। ठीक है, तो पूरी हम लैब को परफॉर्म करके देखते हैं। जस्ट मैं इस लैब को स्टार्ट कर दूं, 1 मिनट रुको। चलिए देखिए, आपको इसमें स्टार्ट कर लिया हमने इसको। तो सबसे पहले आप यहां जाओगे वर्क स्टेशन मशीन पर। तो देखिए मेरे पास पहले से ही वर्क स्टेशन मशीन है यहाँ पर। चेंज टू द वर्किंग डायरेक्टरी, और आपको कहाँ जाना है, होम के अंदर स्टूडेंट, स्टूडेंट के अंदर प्रोजेक्ट करके एक फोल्डर होगा इसमें, यहाँ पे आपको जाना है। तो एरेस कर लेते हैं अभी हम। तो हमारे पास एक फोल्डर है पहले से बना हुआ है आपका, ये जैसे आप इस लैब को रन कराओगे ये फोल्डर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है अपने आप। तो इसमें आ गए, इसमें देखिए एक पहले से आपके पास एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनी हुई, बस केवल एक फाइल बनी हुई है। इसमें इन्वेंट्री करके यहाँ पे केवल इन्वेंट्री लिखा है, और देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं बना हुआ आपका, कुछ भी नहीं यहाँ पे देखिए। अब आपको क्या करना है, ये कह रहा है कि आपको बाय डिफॉल्ट ऐसे मिलेगा यहाँ पे आपको। तो देखिए इसमें पहले से ऐसे है आपका, ये डिफॉल्ट है, और यहाँ पे इन्वेंट्री फाइल का पाथ है आपका। तो इन्वेंट्री के अंदर इन्वेंट्री, बट इन्वेंट्री फाइल इसमें बनी नहीं है, आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। तो अब कह रहा है कि अब आपको क्या करना है, इन्वेंट्री करके एक फोल्डर बनाना है आपका, क्योंकि हम एक साथ कई सारे क्या कर सकते हैं, इन्वेंट्री फाइल, इन्वेंट्री का एक फोल्डर बना सकते हैं, उसके अंडर में बहुत सारे इन्वेंट्री फाइल हो सकते हैं। वो पाथ आप यहाँ पे क्या कर दोगे, स्पेसिफाई कर दोगे। तो चलिए एक फोल्डर बना लेते हैं इस नाम से। ठीक है, तो हमने यहाँ पे mkdir लिखा और इन्वेंट्री लिखा, एक फोल्डर आपका क्रिएट हो जाएगा। फोल्डर क्रिएट होने के बाद दो आपको स्क्रिप्ट क्या करनी है, इंटरनेट से डाउनलोड करनी है। ये दो इन्वेंट्री फाइल कहाँ पड़ी हुई है आपकी, आपके किसी भी सर्वर पे हो सकती है, इंटरनेट से क्या करो, पाइथन फॉर्मेट में स्क्रिप्ट्स होती हैं, प्री डिफाइंड आपको बनी बनी स्क्रिप्ट मिल जाती हैं, आप उनको यूज कर लोगे। बस आप अपने नेटवर्क के अकॉर्डिंग उसका नाम चेंज कर लोगे। ठीक है, तो मेरे पास एक दो स्क्रिप्ट है, एक इन्वेंट्री ए करके है आपका, एक इन्वेंट्री डब्ल्यू करके है इसमें आपका। तो ये दो स्क्रिप्ट्स आप क्या करोगे, डाउनलोड करोगे। तीसरी स्क्रिप्ट है आपका होस्ट करके, ये स्टैटिक इन्वेंट्री है। ये दो आपके पास क्या है, डायनेमिक इन्वेंट्री है। एक के अंदर आपका इसकी एंट्री है, एक के अंदर आपका इस मशीन की एंट्री, एक के अंदर आपका सर्वर ग्रुप की एंट्री है। तो तीन हमारे पास यहाँ पे क्या है, इन्वेंट्री फाइल है। अब इनको क्या करो, इस wget कमांड, आप लोगों को पता है wget कमांड का यूज क्या होता है, आप लोगों ने कभी इसका यूज किया है। जब भी आपको इंटरनेट से कुछ भी आपको डाउनलोड करना है, कोई भी पर्टिकुलर, जैसे कि आप यम के थ्रू रेपो क्रिएट करते हो, तो उसका भी पाथ हम क्या करते हैं, wget से एक्सेस करते हैं। मतलब जब आपको कोई चीज, कोई वेब पेज है, उसकी इंफॉर्मेशन के अंदर कुछ आपका कोई डेटाबेस है, उसको एक्सेस करना है नेट के थ्रू, तो वो सब wget से करते हैं। तो देखिए wget एक कमांड है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज कर देता हूं। तो मैंने यहाँ पे लिखा wget, और ये डेटाबेस कहाँ पड़ा हुआ है, इस पर्टिकुलर सिस्टम पे materials.example.com के अंदर लैब के अंदर आपका ये, और यहाँ पे ये पर्टिकुलर क्या, एक इन्वेंट्री फाइल पड़ी हुई है। ठीक है, ये इन्वेंट्री फाइल आपको क्या करना है, अपने सिस्टम पर इन्वेंट्री फोल्डर के अंदर इस नाम से क्या करना है, सेव करना है, इन्वेंट्री a.py करके। तो हाइपन ओ का मतलब ऑप्शन डिफाइन कर रखा है इन्होंने, इन्वेंट्री नाम का फोल्डर है, इसमें इन्वेंट्री ए करके py करके आपको क्या करना है, स्टोर करना है। तो देखिए ये पूरा क्या होगा, आपका इन्वेंट्री फाइल वहां से डाउनलोड हो गया। इसी तरह से सेम यही फंक्शन होता है कि आप इंटरनेट से क्या करोगे, डाउनलोड करोगे उस फाइल को। तो एक फाइल देखिए यहाँ पे क्या कर लिया हमने, डाउनलोड कर ली, ये वाली फाइल यहाँ पड़ी हुई थी,
डाउनलोड की। अब दूसरी फाइल आपकी यहाँ पड़ी हुई है, देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पे दोबारा से क्या करो, wget करो, इसको यहाँ से एक्सेस करो और ये पूरा पाथ आप यहाँ पे डिफाइन कर दो। तो ये मैंने पूरा पाथ यहाँ पे क्या किया, डिफाइन कर दिया। ये दूसरा डाउनलोड हो गया। देखिए दो आ गए इसके अंदर। इन्वेंट्री के अंदर जाओ, ls करके इन्वेंट्री में देखो, दो पर्टिकुलर फाइल आ गए यहाँ पे, ए करके और w करके। एक फाइल और है आपका होस्ट करके, तो इस फाइल को भी यहां से क्या करो, wget करो। तो wget, अब ये कहां पड़ा हुआ डेटाबेस आपका, यहां पड़ा हुआ आपका, यहां से इसको डाउनलोड कर लो। अब ls करके स्लैश इन्वेंट्री करिए आप यहाँ पे, केवल इन्वेंट्री। अब देखिए इसमें 3 इन्वेंट्री फाइल आ गई आपकी, 1 2 3, ठीक है। यहां तक किसी कुछ पूछना तो नहीं? चलिए, तो पहला काम क्या होगा, आप इंटरनेट से क्या करोगे, या जो भी आपका लोकल में कोई सर्वर है आप इसको डाउनलोड कर लोगे। तो उसमें बताया था, पाथ बताया था गिटहब का, वो पाथ आप यहाँ पे क्या करोगे, टाइप कर दोगे। बट ये मेरा डेटाबेस लैन के अंदर ही रखा हुआ है, ये मैं कोई इंटरनेट से नहीं किया, ये मेरे लैन के अंदर ये डेटाबेस रखा हुआ। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए materials.example.com, ये मेरे लैन में पड़ा हुआ है आपका। तो मैं देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, अच्छा कॉपी नहीं हुआ ये, मिनिमाइज, इसको यहां से मैं कॉपी करता हूं पूरा, यहां तक ही कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, देखिए हम यहां पर आ गए। अब यहां पे देखिए कहां जाना है आपको, इसके अंडर में कहां जाना है आपको, लैब के अंदर प्रोजेक्ट इन्वेंट्री दे रखा होगा। तो देखो यहाँ पे कहीं दिख रहा होगा आपका, ये डेटा कहाँ रखा है, प्रोजेक्ट इन्वेंट्री के अंदर। देखो यहाँ पे दिख रहा है प्रोजेक्ट इन्वेंट्री, ये दिख रहा है आपका। अब प्रोजेक्ट इन्वेंट्री के अंदर देखो हमारे पास कितनी फाइल है, एक ये पाइथन की स्क्रिप्ट रखी हुई है यहाँ पे, ansible.cfg होस्ट फाइल रखी हुई है, इन्वेंट्री ए करके रखी हुई है, इन्वेंट्री ए pyc करके, इन्वेंट्री ए pyo करके, और इन्वेंट्री w करके, ये दो। तो ये देखिए दो, एक तो होस्ट फाइल हमने क्या किया है, डाउनलोड किया यहाँ से, और एक इन्वेंट्री ए करके मैंने डाउनलोड किया। ये डेटाबेस यहाँ रखा हुआ देखिए। तो जब भी कोई डेटाबेस आपके HTTP सर्वर पर आपका रखा हुआ है, तो आप wget कमांड से क्या कर सकते हो, उसको एक्सेस कर सकते हो। तो wget कमांड होती है, नेटवर्क में कोई भी डेटा जो रखा हुआ है आप उसको एक्सेस कर सकते हो। एक्सेस करने के लिए wget कमांड होती है, गेट का मतलब एक्सेस करना, ठीक है। तो ये डेटाबेस यहाँ रखा हुआ था, यहाँ से मैंने बस केवल डाउनलोड किया है। इसको डाउनलोड करने के बाद कह रहा है कि ये कमांड आप चला के देखो। अब ये देखो कि इस इन्वेंट्री फाइल के अंदर क्या इस मशीन की एंट्री है, यहाँ पर हाइपन लिस्ट होस्ट क्या करता है आपका, इस मशीन की एंट्री को चेक करता है। तो देखिए हम इसमें चेक करते हैं कि क्या इस मशीन की एंट्री है, यहाँ पर एक बार देख लेते हैं इसकी एंट्री है कि नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे ये हमारी कमांड है। ये कमांड क्या है, ये वाली कमांड हमने यहाँ पे टाइप की, और यहाँ से मैंने क्या किया, ये लिखा यहाँ से मैंने ये। तो देखिए एंसिबल कमांड है, -i का मतलब इन्वेंट्री फाइल का पाथ दिया गया कि इन्वेंट्री करके एक फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर आपका ये रखा हुआ आपका डेटाबेस। यहाँ पे आपको इस मशीन की एंट्री चेक करनी कि वेब सर्वर नाम से ग्रुप है, उसमें कितने होस्ट हैं आपके, हाइपन लिस्ट होस्ट। तो एक आपको एरर आ गया अभी यहाँ पे, क्या कह रहा है आपको, 0 होस्ट बता रहा है आपका। क्योंकि जो आपने फाइल बनाई है अभी, क्या आपने उसको एग्जीक्यूट की परमिशन दी आपने उसको, नहीं दी ना, क्योंकि उसमें डेटाबेस तो रखा हुआ है आपका। देखो -l करके मैं आपको दिखाता हूं, क्या इस पर कहीं भी एग्जीक्यूट की परमिशन है यहाँ पर, नहीं। तो सबसे पहले क्या बताया था, अगर मैं आपको इसमें दिखाऊं कैट करके है क्या, इसमें इस इन्वेंट्री फाइल में क्या स्क्रिप्ट लिखी हुई है, पहले देख लो कि रखा क्या इसमें। तो देखो इसके पैसे बनती है पाइथन के फॉर्मेट में। यहाँ पे क्या लगाया बताया था आपका, पहले हैश लगाओगे, एक्सक्लेमेशन का साइन, यूएसआर के अंदर बिन के अंदर से पाइथन की स्क्रिप्ट है। तो पाइथन 3 क्या है, जैसे यहाँ पे क्या होता था, बिन बेस होता था, यहाँ पे पाइथन 3 स्क्रिप्ट है। ये कैसी स्क्रिप्ट है, पाइथन की स्क्रिप्ट है। फ्रॉम सब प्रोसेस इंपोर्ट किया है,
ये इस तरह से लिखा है इंपोर्ट सिस, इंपोर्ट जेसन, रिजल्ट वेब सर्वर। एक मशीन हमारे पास क्या है, वेब सर्वर करके, उसमें होस्ट है, एक वेर नाम का क्या कर रखा है इन्होंने, एक वेरिएबल डिफाइन कर रखा है आपका, फॉर लूप लगा रखा है आपका, एस करके इफ, ये इस तरह से आपका आता है सर्वर ए। किस किस की एंट्री इसमें, सर्वर ए की एंट्री है। ग्रुप का नाम क्या है, वेब सर्वर। दूसरा यहाँ पे इफ कंडीशन इन्होंने और लगाई हुई है यहाँ पे देखिए इस तरह से। तो इस तरह से पूरी की पूरी एंट्री है इसमें, सर्वर ए की एंट्री है आपकी। और एक दूसरा मेरे पास और है, ए करके डब्ल्यू है। अब इसमें किस मशीन की एंट्री है, वर्क स्टेशन की एंट्री है। डब्ल्यू मीन्स वर्क स्टेशन, ए मीन्स सर्वर ए मशीन। तो इस तरह से इन्होंने एक नाम दे दिए, वर्क स्टेशन की एंट्री है। और एक और थी इसमें आपकी होस्ट नाम की फाइल, वो आपका स्टैटिक इन्वेंट्री है। वो कैसी इन्वेंट्री, सिंपल है, यहाँ पे कब बस केवल आपका वेब सर्वर नाम का ग्रुप डिफाइंड है, ये INI फॉर्मेट में आपका रखा हुआ है, सर्वर्स करके चिल्ड्रन करके, कि वेब सर्वर नाम का ग्रुप है, बट आपने यहाँ पे ग्रुप का कोई कुछ डिफाइन नहीं किया हुआ, तो ये भी आपको एक मैसेज आएगा कि आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो 3 इन्वेंट्री फाइल पहले से क्रिएटेड है जो मैंने अभी आपको दिखाई। जब मैंने इसको एंट्री करके चेक किया तो देखो यहाँ पे एरर आ रहा है, देखो इसी तरह का सेम एरर आया था और 0 आया था यहाँ पे आपका, क्योंकि अभी आपके पास वो परमिशन, देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपका, ये बताया इसमें, देखो कहीं भी एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है। जो स्क्रिप्ट होती है जब तक उसके पास एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं होगी जब तक वो रन नहीं कर सकता। तो पहला टास्क क्या है कि आप इसको क्या करो, इनको पहले एग्जीक्यूट की परमिशन दे दो, ch मोड करो 775 किया, इन्वेंट्री के अंदर गए हम, इन्वेंट्री ए करके .py करके, पाइथन की स्क्रिप्ट है। और दूसरा हमारे पास क्या है, ए के बाद w करके इसमें .py। अब आप इसकी चेक करो परमिशन को दोबारा से, तो देखिए यहाँ पे एग्जीक्यूट की परमिशन आ चुकी है। दूसरी फाइल की भी चेक कर लो, ए के बाद w करके -l का मतलब लिस्ट कर लो इसको, दोनों पे क्या हो गया, एग्जीक्यूट की परमिशन आ गई। एग्जीक्यूट की परमिशन देने के बाद तो यहाँ पे बता रहा है चेक द परमिशन, दोनों की क्या करो, परमिशन चेक करो, चेक द करेंट आउटपुट, कह रहा कि अब आउटपुट चेक करो, इन्वेंट्री फाइल को इसको क्या करो, पाइथन स्क्रिप्ट को रन करा दो, और रन करके देखो कि हाइपन हाइपन लिस्ट करके क्या ये एंट्री आपकी ए मशीन की आ रही है। इसमें देखो ए मशीन की एंट्री यहाँ रखी हुई है, और यहाँ पे कौन सी एंट्री रखी है, वर्क स्टेशन मशीन की। तो ए के अंदर सर्वर ए मशीन है, डब्ल्यू के अंदर क्या है, वर्क स्टेशन मशीन है। इसको अब एग्जीक्यूट करके देखो आप इसको, तो देखिए आपकी ये एंट्री इस तरह से आ रही है आपका, ये आपका जेसन फॉर्मेट में आपका आउटपुट दिखा रही है। तो ये पाइथन स्क्रिप्ट है, और जब इसको आप चलाते हो तो आपको जो फॉर्मेट दिखेगा वो जेसन फॉर्मेट में दिखता है इस तरह से स्क्रिप्ट का। तो देखिए इसमें ए मशीन की एंट्री आपको दिख रही है, इसका मतलब ए मशीन कहाँ रखा है आपका, इस पाइथन स्क्रिप्ट के अंदर, ये डायनेमिक इन्वेंट्री फाइल आपकी। तो हमने इसको चेक करने के लिए बस उसको रन करा दो, जो फाइल है उसको रन कराओ और हाइपन हाइपन लिस्ट करो। मेरे पास एक और फाइल है, नाम क्या है इसका, W, और हाइपन हाइपन लिस्ट कर दो। इसमें कौन सी मशीन की एंट्री आ गई आपकी, इस मशीन की। तो 2 पाइथन स्क्रिप्ट है, और वो किस चीज की है, इन्वेंट्री फाइल की स्क्रिप्ट हैं। तो यहाँ पे इन्वेंट्री ए हो गया, इन्वेंट्री W हो गया आपका। और तीसरा है कैट करके देख लो उसको, आप सीधा क्या करो उसमें कैट करके देखो। तो मेरे पास एक और है इसमें होस्ट करके, जो मैंने आपको पहले ही दिखाया था इसमें, कैट करो यहां पर, ठीक है। इसमें केवल वेब सर्वर नाम का ग्रुप डिफाइंड है। इतना होने के बाद अब आप ये कमांड चला के देखो कि इस ग्रुप के अंडर में कितने पीसी आ रहे हैं, इस ग्रुप के अंडर में कितने पीसी हैं। तो ये हमने कहां डिफाइन कर रखा है, स्टैटिक इन्वेंट्री फाइल के अंदर। तो यहाँ पे आप आइए और यहाँ पे आप लिस्ट करिए, यहाँ पे आपको मशीन दिखा तो रहा है क्योंकि वेब सर्वर के अंदर सर्वर ए मशीन है, बट यहाँ पे कुछ आपको मैसेज पुट कर रहा है। देखो यहाँ पे क्या बता रहा है इस मैसेज को, इस मैसेज को पढ़ के मुझे बताओ कि क्या एरर है। अगर आपने इसको सही समझ लिया, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है, इसको पूरा पढ़ो, यहाँ से वार्निंग दी है इसने, देखो ये पढ़ो पहले इसको। और एक नीचे भी एक क्या है, वार्निंग है, 3 वार्निंग है इसमें, पढ़ो पहले इसको, 1 मिनट दे रहा हूं मैं आपको, पढ़ के मुझे बताओ कि क्या रीजन है इसमें, कि इस तरह से इसमें एरर क्यों शो कर रहा है इसमें। पढ़ो,
यही सेम एरर देखो यहाँ पे भी है, दूसरा एरर देखो यहाँ पे, ये तीसरा एरर है इसमें आपका। मशीन यहाँ पे भी एक ही दिखा रहा है। अब पढ़ो इसको, देखिए कह रहा है कि टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम स्टैटिक इन्वेंट्री मस्ट हैव द प्लेस होल्डर एंट्री दैट डिफाइन एन empty web server host group. It is an important for the static inventory to define any host group. कह रहा कि आपका उसमें ग्रुप डिफाइन नहीं है, कह रहा कि वेब सर्वर लिखा तो है बट इस नाम से ग्रुप कहीं ना कहीं डिफाइन होना चाहिए कि जब भी आप चिल्ड्रन के अंदर कोई ग्रुप डालते हो वो ग्रुप आपका डिफाइंड होना चाहिए। अगर वो ग्रुप डिफाइंड नहीं है तो आपको बताएगा, जो यहाँ पे बता रहा है मैसेज में कि ये अभी आपने जो किया है ना आपका, ये कोई ग्रुप आपका डिफाइंड नहीं है, कि दिक्कत यहाँ पे आपका इसमें इस नाम से ग्रुप आपको पहले देखो ये लिखा है अनडिफाइंड, कहीं ग्रुप आपका डिफाइंड नहीं है, बता रहा है आपको मैसेज में वही दे रहा है। तो कह रहा है कि पहले आपको ग्रुप डिफाइन करना पड़ेगा। जब भी आप इन्वेंट्री फाइल के अंदर, स्टैटिक इन्वेंट्री फाइल के अंदर कोई भी ग्रुप डिफाइन करते हो, चिल्ड्रन के अंदर ये ग्रुप है आपका, सर्वर्स नाम का ग्रुप है, इसके अंदर चिल्ड्रन नाम का सफिक्स आपने डिफाइन किया हुआ है, ये ग्रुप का नेम है। तो मशीन को मेरा हमारा इन्वेंट्री कैसे समझेगा कि ये पीसीए के ग्रुप है, ये ग्रुप कहीं ना कहीं डिफाइन होना चाहिए। तब इसमें जितने पीसीज होते हैं उनकी एंट्री आपको चेक कराएगा ये। तो इस नाम से आपका ग्रुप क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। तो पहला काम क्या करना है आपको, आकर के विम करोगे। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूं, विम करता हूं, इन्वेंट्री के अंदर जाओ, होस्ट फाइल के अंदर जाइए, यहाँ पे आ गए, आई प्रेस करिए और ये ग्रुप डिफाइन कर दीजिए। इसमें ग्रुप डिफाइन हो गया आपका, तो इसको सेव कर दीजिए। अब दोबारा से आप चेक करिए कि वेब सर्वर करके, अब देखो आपके कोई मैसेज नहीं आया। इस तरह से जब आप इसको लिख दोगे तो फिर आपका कोई मैसेज नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पे चेक करो, आपका मैसेज नहीं आ रहा है। और एंट्री चेक करनी है कि कौन कौन सी एंट्री और है आपके पास। मैंने इसमें चेक किया सर्वर ए डॉट, चलो सर्वर ए के बाद मैंने स्टार लगा दिया, ये मशीन की एंट्री भी है। अब मैं चेक करना चाहता हूं क्या वर्क स्टेशन की एंट्री है। देखो इसकी भी एंट्री है। अगर यहाँ पे मैं वर्क बी मशीन की एंट्री टाइप करता तो, क्योंकि बी मशीन की एंट्री उसमें है नहीं, केवल दो ही मशीन की एंट्री थी उसमें, कौन कौन सी, सर्वर ए मशीन और वर्क स्टेशन मशीन। तो दोनों की एंट्री यहाँ पे आपका शो। तो गलत कोई एंट्री आप दोगे तो आपको शो नहीं करेगा, क्योंकि वो एंट्री उस इन्वेंट्री फाइल के अंदर है ही नहीं। तो ये कंसेप्ट होता है कि डायनेमिक इन्वेंट्री फाइल का आप कैसे आप यूज करोगे। तो पहले डायनेमिक इन्वेंट्री फाइल आप या तो पहले क्रिएट करो आप उस स्क्रिप्ट को, या तो पाइथन में स्क्रिप्ट बनाओ या किसी और में स्क्रिप्ट बनाइए, फिर उसको रन कराना पड़ेगा, पहले उसको एग्जीक्यूटिव की परमिशन देनी पड़ती है, देन उसको आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो ये आप इंटरनेट से क्या होते हैं, प्री डिफाइंड बनी हुई स्क्रिप्ट मिल जाती है, आप वहां से डाउनलोड करो, अपने नेटवर्क के अकॉर्डिंग नाम चेंज कर लो, आपका मशीन वो स्क्रिप्ट फाइल क्या होगी, आपकी इन्वेंट्री फाइल रेडी हो जाएगी, उसको बोलते हैं डायनेमिक इन्वेंट्री फाइल। ठीक है, इस तरह से आप डायनेमिक इन्वेंट्री फाइल को मैनेज करोगे। बस आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, डायनेमिक इन्वेंट्री फाइल कैसे आप यूज करते हो। ठीक है, कुछ पूछना है यहां तक आपको? हाँ जी, किसी को भी कुछ पूछना है? नहीं, चलिए मैं इस लैब को यहां से फिनिश कर देता हूं। ठीक है, ये लैब आपकी क्लीन हो जाएगी। देन आपको नया टॉपिक स्टार्ट करता हूं मैं, और उस टॉपिक का नाम है हमारा पैरेललिज्म। तो पैरेललिज्म क्या होता है कि पैरेलली मुझे क्या करना है, कितने टास्क कितने मशीन पे आपका रन कराने हैं। तो ये कंसेप्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्फ़िगरिंग पैरेललिज्म। ठीक है, पैरेलली आपको कोई टास्क रन कराना है, मैंने एक साथ मैं चाहता हूँ दो मशीन पे एक साथ टास्क एग्जीक्यूट होना चाहिए, चार मशीन पे होना चाहिए। तो या मैं चाहता हूँ कि पहले एक मशीन पे टास्क फिनिश करो, उसके बाद किसी और मशीन पे वो टास्क आपको रन करना है, तो उस कंसेप्ट को बोलते हैं हम पैरेललिज्म। तो ये कंसेप्ट यहाँ पे हमें डिस्कस करना है। और एक छोटा सा कंसेप्ट और है इसमें जो हमें डिस्कस करना है, और उस कंसेप्ट का नाम है कि अगर आपको ये दो फंक्शन होते हैं, इनको बोलते हैं इंक्लूडिंग और एक होता है इंपोर्टिंग फाइल। तो दो कंसेप्ट, तो पहले हम इस कंसेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद उस नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं। देखो
पढ़ो पहले आप इसको। आप यहाँ पे एक लाइन लिखिए यहां से यहां तक, इसको केवल यहां तक पढ़ लीजिए आप, नहीं चलो पूरे पढ़िए आप, यहां से यहां तक 1 मिनट है आपके पास, पढ़ो और फिर मुझे आप लोग बताओगे कि इसका मतलब क्या है। देखिए अब जो टॉपिक है वो छोटे छोटे हैं, बड़े बड़े टॉपिक्स नहीं है। समझ में आ रहा है कुछ आपको? नहीं आ रहा होगा, चलो मैं बताता हूँ। देखो ये कह रहा है कि जब भी आपको एंसिबल के थ्रू कोई प्रोसेस रन कराना होता है, जब भी आपको कोई भी पर्टिकुलर प्रोसेस क्या करना होता है, रन कराना होता है, एंसिबल प्रोसेस इज अ प्ले बुक, इट रन ईच प्ले इन ऑर्डर। ये तुम्हें पहले से पता है, हम सबसे स्टार्टिंग में पहले दूसरे चैप्टर से हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि जो भी प्ले बुक में जितने भी हम टास्क लिखते हैं, जितने भी हमारे जो प्ले होते हैं, प्ले का मतलब टास्क, तो जितने भी टास्क होते हैं वो एक ऑर्डर में चलते हैं। अगर बीच में कोई मिस्टेक होती है या कोई भी पर्टिकुलर टास्क नहीं चलता है तो वो अगला टास्क नहीं चलने देता। तो हमने लास्ट टाइम में डिस्कस किया तो उसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं। इतना हमने सीख लिया है। आफ्टर डिटरमाइनिंग द लिस्ट ऑफ होस्ट फॉर द प्ले, मतलब कितने मशीन पे मुझे टास्क चलाना एक साथ। अगर सपोज करो कि एक साथ आपने 10 मशीन पे कोई टास्क चला दिया और आपके मशीन की स्पीड ज्यादा अच्छी नहीं है, तो क्या होगा, आपके सिस्टम पे तो लोड आ जाएगा ना। तो कह रहा है कि एंसिबल रन थ्रू ईच टास्क इन ऑर्डर। नॉर्मली ऑल होस्ट मस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट अ टास्क बिफोर एनी होस्ट स्टार्ट द नेक्स्ट टास्क, कि पहले वो एक मशीन पे टास्क को रन करेगा फिर वो दूसरे मशीन पे टास्क रन करता है। थियोरेटिकली एंसिबल क्लाउड साइमल्टेनियसली कनेक्ट टू ऑल होस्ट, कि हम एक साथ कितने होस्ट को कनेक्ट कर रहे हैं इन द प्ले फॉर ईच टास्क। दिस वर्क्स फाइन फॉर स्मॉल लिस्ट ऑफ होस्ट, बट इफ द प्ले टारगेट्स 100 ऑफ होस्ट, अगर आप हमारे नेटवर्क में एक साथ 100 मशीन है, 200 मशीन है, देन दिस कैन पुट अ हैवी लोड। अगर आपका कोई 10 मशीन पे आपको या 20 मशीन पे एक टास्क आपने रन कर दिया तो आपके सिस्टम पे लोड आ जाएगा। आपका कहां पे लोड आएगा, कंट्रोल लोड मशीन पे। हम नहीं चाहते भी मेरी कंट्रोल लोड मशीन पे बहुत ज्यादा लोड आए। मैं चाहता हूं कि पहले मुझे 2 टास्क एक मशीन पर चलाना है या किसी और मशीन पर रन करना है, तो मैं जिस तरह से अपने चीजों को मैनेज करूंगा, तो ये चीज हम कहां डिफाइन कर सकते हैं, एंसिबल की कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर और इन्वेंट्री फाइल के अंदर डिफाइन करते हैं। तो ये चीज हम डिफाइन करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ साइमल्टेनियसली कनेक्शन, कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम पर कितने कनेक्शन लेने हैं। जैसे एक टाइम पे क्या होता है, अगर मैंने बाय डिफॉल्ट लिया तो बाय डिफॉल्ट हम केवल 5 कनेक्शन ले सकते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पर। अगर मेरे पास 10 मशीन है तो 10 मशीन हम एक साथ क्या कर सकते हैं, कनेक्शन नहीं ले सकते। बाय डिफॉल्ट जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल में उसका जो फॉर्क एंट्री होती है कि कितने कनेक्शन आप बना सकते हो एक पर्टिकुलर टाइम पर, तो मैंने कहा कि एक पर्टिकुलर टाइम पे मैं 5 सिस्टम को एसएचएस कर सकता हूं। तो ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग होती है उसमें कि वो एक पर्टिकुलर टाइम पे 5 मशीन को क्या कर सकता है, एसएचएस कर सकता है एक पर्टिकुलर टाइम पे। अगर मेरे पास 10 मशीन होंगी तो पहले 5 को करेगा, फिर दोबारा में क्या करेगा, वो 5 मशीन को एक्सेस करेगा। तो पहले वो 5 मशीन पे टास्क को एग्जीक्यूट करेगा, देन उसके बाद दूसरे मशीन पे टास्क को एग्जीक्यूट करेगा। तो ये सारी चीजों को हम कंट्रोल करने के लिए फोर्क डिफाइन कर सकते हैं एंसिबल की कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर। तो फोर्क मतलब कितने कनेक्शन आपको लेने हैं एक पर्टिकुलर टाइम। तो बाय डिफॉल्ट क्या सेटिंग होती है, ये 5 मशीन की सेटिंग होती है इसमें। तो ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर बाय डिफॉल्ट प्री डिफाइंड होता है आपका, ये पैरामीटर होता है आपका, किस नाम से, फोर्क्स करके। तो ये बाय डिफॉल्ट आपका 5 होता है, विच कैन बी वेरीफाइड यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग। ये देखिए यहाँ पे आप जाओगे एंसिबल कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर डंप करोगे तो आपको ये दिख जाएगा इस तरह से। जैसे सपोज मैंने यहां से क्या किया, देखिए अच्छा यहाँ पे तो मेरे पास कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल है ही नहीं और यहाँ पे डिफाइंड भी नहीं होगा, तो ये वाला नहीं चलेगा नहीं, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन फाइल चल जाएगा आपका बाय डिफॉल्ट। में देखता हूँ डिफॉल्ट वाले में कितनी एंट्री होती है आपकी,
जो डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है उसमें फॉर्क एंट्री कितनी होती है बाय डिफॉल्ट 5 होती है। तो एनसिबिल हाइपन कॉन्फिग, एनसिबिल की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है डंप करो इसको, देन ग्रैब करके मुझे बताओ कि बाय डिफॉल्ट फॉर्क्स की एंट्री कितनी होती है। तो आपको पता है एनसिबिल हाइपन हाइपन सॉरी हाइपन हाइपन वर्जन, इस कमांड का यूज क्या होता है, कौन बताएगा जल्दी से बताइए, इस कमांड का मुझे यूज बताइए। अनुराग बताना, इस कमांड का यूज बताना क्या होता है। इस कमांड का यूज बताओ जल्दी से। एनसिबिल हाइपन हाइपन वर्जन, मैंने इसको भी चलाया नहीं है, मुझे इसका यूज बताइए। आप लोग सब भूल रहे हो सब कुछ। ये बताता है हमें कि बाय डिफॉल्ट आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो क्या है। अब देखो मैं यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर एंट्री दिखाता हूँ आपको, ये डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। आप इसके अंदर जाइए और यहाँ पे आकर के आप चेक करिए, तो बाय डिफॉल्ट जो फॉर्क एंट्री होती है वो कितनी होती है, देखिए फॉर्क नाम का जो आपका पैरामीटर सेट होता है तो कितनी एंट्री होती है आपका 5 होती है। तो फॉर्क एंट्री कितनी होती है 5 होती है। सूडो यूजर कौन होता है आपका रूट होता है। आस्क पासवर्ड क्या होता है ट्रू होता है। आस्क पासवर्ड क्या होता है ट्रू होता है। ट्रांसपोर्ट मोड क्या होता है स्मार्ट होता है इसमें। तो ये पहले से कुछ डिफाइंड होते हैं। टेम्परेरी आपका लोकेशन क्या होता है ये प्री डिफाइंड होता है। मॉड्यूल के यूटिल्स क्या होते हैं ये सब। तो ये डिफॉल्ट सेक्शन में इतनी सारी चीजें डिफाइंड है आपकी, ठीक है। जो भी आपको इसमें से इनेबल करना है वो आप इनेबल कर सकते हो। तो इसमें देखिए ये पूरी आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है डिफॉल्ट, इसमें सारी चीजें मिलेगी आपका। जब हम एसएचएस करते हैं तो उसका टाइम आउट कितना होता है, सूडो का फ्लैग कितना होता है, ये चीज होती है आपके इसमें, ये सब डिफाइंड है आप। ये पूरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, इसमें सब कुछ मिलेगा आपको ए टू जेड। इन्वेंट्री फाइल का देखिए पूरा पाथ दे रखा है इन्होंने। इन्वेंट्री फाइल YML फॉर्मेट में हो सकती है, INI फॉर्मेट में हो सकती है, टॉम ML हो सकता है आपका, ऑटो हो सकता है, स्क्रिप्ट हो सकती है। देखा ना आपका, अभी हमने स्क्रिप्ट को यूज किया था। डिफॉल्ट होस्ट लिस्ट वर्चुअल बॉक्स YML कंस्ट्रक्टेड, ये देखो अलग अलग इग्नोर एक्सटेंशन कौन कौन से इसने इग्नोर कर रखे हैं यहाँ पे, ये सब इग्नोर्ड है आपका, ठीक है। दीज एक्सटेंशन व्हेन पार्सिंग द डायरेक्टरी एज इन्वेंट्री सोर्स, ठीक है। ये प्रिविलेज सेक्शन होता है, ये डिफाइंड आपका प्रिविलेज। SSH कनेक्शन का सेक्शन कि क्या लेगा इसमें, पाइपलाइन, ये सब परसिस्टेंट कनेक्शन, एक्सीलेट ऐसी लिनक्स की पॉलिसी वाला, कलर्स, डिफ, ये सब प्री डिफाइंड आपका। ये पूरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है इसकी, देखिए। तो आपका देखिए यहाँ पे यही लिखा हुआ कि ये बाय डिफॉल्ट आपका ये क्या होता है प्री डिफाइंड आपका। तो देखिए यहाँ पे हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे ये बताया, देखो इसमें डिफॉल्ट फॉर्क में डिस्क्रिप्शन मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉर्क एनसिबल विल यूज टू एग्जीक्यूट टास्क ऑन टारगेट एनसिबल फॉर्क, और यहाँ पे इस तरह से एंट्री आप इसमें टाइप कर सकते हो। तो फॉर्क की एंट्री को यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एनसिबल हाइपन कॉन्फिग में लिस्ट करके चेक करेंगे तो ये दिखेगा आपका। तो देखिए मैं जैसे ही इसको क्या करता हूँ कॉपी करके या पेस्ट करता हूँ, ये एंट्री आपको दिख जाएगी। तो ये पूरा इसका डिस्क्रिप्शन आ गया एनसिबल के फॉर्क्स क्या होता है आपका, या पूरा एग्जाम्पल दिया हुआ है इन्होंने इसको। अब देखिए एनसिबल करके आप चाहो तो अगर आप कमांड के अंदर कोई चीज डिफाइन करना चाहते तो हाइपन एफ नाम का क्या होता है पैरामीटर हो सकता है, या हाइपन हाइपन फॉर्क हो सकता है। अगर आप प्लेबुक को रन करते समय ये चीज चलाते हो तो दोनों के साथ इसको यूज कर सकते हो, एनसिबल कमांड के साथ भी यूज कर सकते हो और एनसिबल हाइपन कमांड के साथ। मैं चाहता हूं कि फॉर्क की एंट्री बाय डिफॉल्ट कितनी होनी चाहिए, मैं चाहता हूं 2 मशीन पे टास्क रन करे तो मैं फॉर्क की एंट्री में 2 रखूंगा, तो 2 पे वो क्या होगा पहले एसएसएस ले कनेक्शन लेगा एक पर्टिकुलर टाइम पर। बाय डिफॉल्ट 5 को एक पर्टिकुलर टाइम में क्या कर सकता है वो एसएसएस कर सकता है। अब यहाँ पे मैं चाहता हूं कि पहले 2 मशीन पे वो पर्टिकुलर टास्क रन करके आओ, 2 पे पूरा कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिर 2 को एसएसएस करूं। जैसे मैं ये मान के चलता हूं कि मेरे मशीन है, ये मशीन है मेरी, मैंने कि पहले क्या करना है मेरे पास 4 मशीन मान के चलता हूं,
ये मेरे पास डीएनएस है, ये भी डीएनएस है, ये भी डीएनएस है, ये भी डीएनएस है, मेरे पास 4 डीएनएस है मेरी कंपनी के, कि मैं चाहता हूं मेरे सब पैरेलली काम करना है। मैं ये चाहता हूं कि पहले अगर कोई मुझे कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी है तो मैं चाहता हूं पहले ये 2 मशीन पे पहले पूरा टास्क रन कर दो, जिससे कि हमारे बैकअप में ये 2 मशीन चलती रहे। आपको यूजर का कोई काम बंद नहीं होना चाहिए। तो पहले जो चेंजेस करने वो यहाँ पे चेंजेस करो 2 पे। तो मैंने कहा कि पहले 2 मशीन को क्या करो, एसएचएस करना है एक पर्टिकुलर टाइम पे, पूरा टास्क इसमें फिनिश करके आओगे, उसके बाद फिर ये पूरा टास्क चल जाएगा, फिर ये आपको इसे रन कर दो। फिर क्या होगा, फिर इन 2 मशीन को क्या करो, एसएचएस करो, फिर इन पे पूरा टास्क रन करो, जब तक मेरे पास बैकअप में ये चलता रहेगा। तो इस तरह से मैं ये नहीं चाहता कि एक पर्टिकुलर टाइम पे चारों मशीन आपकी क्या हो जाए, अनरीचेबल आ जाए आपकी, ये डाउन हो जाए। मैं चारों मशीन को एक पर्टिकुलर टाइम पे डाउन नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि भाई पहले क्या करो, 2 मशीन को एसएसएस लो, पहले उन पर टास्क रन करो, जो भी आपको कॉन्फ़िगरेशन करने, जो भी चेंजेस करने इस मशीन पे करो, ये पूरा हो जाए, उसके बाद फिर ये नई मशीन को स्टार्ट करो, जिससे कि नेटवर्क में आपका डाउन टाइम ना आ पाए। तो नेटवर्क में डाउन टाइम को हम कम करने के लिए इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सीरियल नाम का एक क्या होता है, पैरामीटर होता है, उसे हम डिफाइन करते हैं। तो जिसे बोलते हैं मैनेजिंग रोलिंग अपडेट। तो देखो इसमें पढ़ो, पहले इसको पढ़ना एक बार, इसको यहां से यहां तक, ये यहां तक आपका पूरा हो जाएगा, पढ़ के देखो एक बार इसको, 1 मिनट दे रहा हूं मैं आप लोगों को। देखो मैं बताता हूं आपको। नॉर्मली व्हेन एनसिबल रन अ प्ले, it makes sure that all managed hosts have completed each task before starting the next task. After all managed hosts have completed all tasks, then notified handler, पहले सारे टास्क चल जाते हैं जितने भी आपने उसमें डिफाइन किए, उसके बाद हैंडलर होता है, वो चलता है आपका। However, running all tasks on all hosts can lead to undesirable behavior. For example, कह रहा है कि if a play अपडेट, जब कोई भी पर्टिकुलर टास्क है जिसमें मैंने कोई एक टास्क डिफाइन करके अपडेट करने का, एक क्लस्टर को अपडेट करना है ऑफ लोड बैलेंसिंग, बट वो सब क्या चल रहा है आपके, मेरे पास कोई नेटवर्क में क्या एक वेब सर्वर है, मुझे उसमें कुछ अपडेट करना है। सो इट माइट नीड टू टेक ईच वेब सर्वर आउट ऑफ सर्विस। जब उसको मैं अपडेट करूंगा तो सर्विस जो क्लाइंट यूज कर रहा है उसकी सर्विस को, वो क्या हो गई आपकी, आउट ऑफ सर्विस आ जाएगी। वाइल अपडेट टेक प्लेस, जब तक मैं उसमें कोई अपडेट करता हूं या कोई चेंज करता हूं, जब तक वो सर्विस काम नहीं करेगी ना। इफ ऑल द सर्वर्स आर अपडेटेड इन द सेम प्ले, कह रहे कि अगर आपने सबको एक साथ क्या कर दिया, अपडेट पे लगा दिया, तो सबके सब मशीन क्या हो जाएंगे आपकी, आउट ऑफ सर्विस आ जाएंगे। तो जितने क्लाइंट उससे कनेक्टेड हैं सर्वर से, सबके सब क्या होंगे, वो काम नहीं कर पाएंगे। then they would all be out of service at the same time. बट ऐसा तो एक नेटवर्क के लिए ठीक नहीं ना। अगर आपने सारे मशीन्स को एक पर्टिकुलर टाइम पे एसएसएस किया और सब पे आपने क्या कर दिया, अपडेट लगा दिया, सबको एक पर्टिकुलर टाइम पे आपने कॉन्फ़िगर किया, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे जब कॉन्फ़िगर करोगे तो कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए वो सर्विस क्या होगी, बंद हो जाएगी, और बंद होते क्लाइंट क्या होंगे आपके, डिस्कनेक्ट हो जाएंगे आपके आपसे, या कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए आपका नेटवर्क में डाउन टाइम आ जाएगा आपका। तो कह रहा है कि वन वे टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम, मेरे पास एक सॉल्यूशन है। मैंने कहा देखो हमारे कंपनी में 2 बंदे हैं, मैंने कहा कि 2 फैकल्टीज हैं जो एक काम कर रहे हैं, मैंने कहा कि दोनों फैकल्टीज में से एक फैकल्टी एक टाइम पर अवेलेबल होना चाहिए। अगर कोई छुट्टी लेता भी है तो एक टाइम पे एक बंदा छुट्टी ले सकता है, दोनों एक पर्टिकुलर टाइम पे छुट्टी लेंगे तो क्या होगा, पढ़ाएगा कौन, समझ गए ना। तो मैं ये चाहता हूं कि अगर छुट्टी ले भी रहे हो ठीक है ले लो, बट आप पहले डिफाइन कर लो कि इसको अर्जेंट काम है, पहले पहले वो छुट्टी ले लो, उसके बाद दूसरा बंदा बाद में ले ले, समझ गए ना। तो जितने पर्टिकुलर टाइम के लिए आप किसी भी सर्वर को अपडेट करते हो, कोई भी सर्वर हो सकता है आपका, वेब सर्वर है, डीएनएस है, आप या कुछ और भी हो सकता है आपका, तो मैं ये नहीं चाहता कि सारे
सर्वर्स को एक पर्टिकुलर टाइम पे अपडेट करो और सारी सर्विसेज आपकी बंद हो जाए और क्लाइंट आपके काम भी ना कर पाए। तो मैं चाहता हूं पहले एक सिस्टम को पहले सही कर लो, अपडेट कर दो, ये सही करके उसे स्टार्ट कर दो, जिससे कि कोई भी क्लाइंट इससे रिक्वेस्ट अपनी लेता रहे। तो ये सीरियल नाम का क्या होता है, पैरामीटर हम डिफाइन करते हैं। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है, एक सीरियल नाम का पैरामीटर होता है जो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। मैंने कहा कि पहले दो मशीन को एसएचएस करो, जो फॉर्क होता है वो एसएचएस करेगा जितनी मशीन उसमें लिखी होंगी, बट एक पर्टिकुलर टाइम पर जब उसमें अपडेट होगा तो दो मशीन को पूरा टास्क पहले फिनिश करने के बाद, उसको बिल्कुल अप टू डेट पे लाने के बाद फिर मैं क्या करूंगा, दो मशीन को अलग से फिर अपडेट करूंगा। इस तरह से टास्क चलेगा। तो ये सीरियल टू रन होस्ट थ्रू द प्ले इन बैचेस, ईच बैच ऑफ द होस्ट विल रन थ्रू द एंटायर प्ले बिफोर द नेक्स्ट बैच इज स्टार्टेड। सो ये पूरा कंसेप्ट होता है। तो इसे बोलते हैं रोलिंग अपडेट। जब किसी को अपडेट करना है तो किस तरह से आपको रोलिंग फंक्शन आपका इनेबल करना है। तो सीरियल पैरामीटर होता है जो हम डिफाइन करते हैं। तो इस मशीन पर जाएगा, ये हमको क्या करके आएगा, अपडेट करके आएगा। अपडेट करेगा तो उतने पर्टिकुलर टाइम के लिए क्या होगा, सर्विस बंद हो जाएगी। मैं चाहता हूँ दोनों को एक साथ अपडेट मत करूं, पहले एक मशीन दो मशीन पे अपडेट लगाओ, ये पूरी अप टू डेट हो जाए, ये चालू कंडीशन में हो जाए, उसके बाद फिर क्या करो, दो मशीन को अपडेट करो। और यहाँ पे इन्होंने इसको हैंडलर डिफाइन करा है, इसकी सर्विस को अपडेट होने के बाद सर्विस को क्या कर देना, आप रीस्टार्ट कर देना, तो सर्विस आपके काम करने लग जाएगी। तो इसीलिए हम यहाँ पे सीरियल नाम का पैरामीटर से तो लिखा है द प्ले विल रन अप टू 2 वेब सर्वर्स एट अ टाइम, thus the majority of the 5 web सर्वर विल ऑलवेज बी अवेलेबल। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे दो मशीन डाउन होंगे, तीन तो क्या रहेंगे आपकी अवेलेबल होंगे आपके, समझ गए। जब दो पे काम पूरा फिनिश हो जाएगा फिर दो को क्या करेगा, वो अपडेट करेगा, फिर जो बचेगा एक उसको बाद में अपडेट करेगा। तो इस तरह से 3 बार में अपडेट हो रहा है यहाँ पे आपका। जबकि अगर बाय डिफॉल्ट 5 क्या होते हैं, फॉर्क इनेबल होते हैं, तो पांचों मशीन एक बार में आपने क्या कर दी, अपडेट पे लगा दी, तो सर्विस आपकी पांचों की क्या होगी, एक पर्टिकुलर टाइम पे डाउन हो जाएगी, लिखा हुआ है। अगर आपने एक पर्टिकुलर टाइम पे आपने 5 मशीन को क्या कर दिया, अपडेट पे लगा दिया, तो पांचों मशीन क्या होगी, आउट ऑफ सर्विस आ जाएंगे आपकी। इस चीज को रिजोल्व करने के लिए सीरियल नाम का कीवर्ड होता है, या इस पैरामीटर को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो सीरियल पैरामीटर सेट टू 2, तो ये यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है, ठीक है। इसको यूज कैसे करेंगे, सीरियल पैरामीटर को और फॉर्क पैरामीटर को, जिसे हम बोलते हैं पैरेलली। कि मैंने कहा कि पैरेलली दो मशीन लो, पहले दो को चालू कंडीशन में लेके आओ, फिर क्या करो, दो मशीन को लो, फिर उनको चालू करो, देन अगेन जो बच्चे उसको चालू करो। तो इस तरह से इसको बोलते हैं हम रोलिंग अपडेट या पैरेललिज्म, ठीक है। पैरेलली कितने मशीन पे आपको टास्क रन करना, तो इसको हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, ये कंसेप्ट यहां पे आपको समझाया गया आपका, ठीक है। चलो इसको यूज करके देखते हैं कैसे आप इसको यूज करोगे। तो देखिए कैसे यूज करेंगे इसको हम। ठीक है, तो देखिए हमारे सिस्टम पर ये इसमें जाओगे, एक फोल्डर है आपका सीडी करके पैरेलल, ठीक है। आप यहाँ पे आ गए। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, एक इन्वेंट्री आपकी फाइल है, एक प्लेबुक बनी हुई है, एक रिमूव करने की प्लेबुक बनी हुई है। तो ये सब इसने पहले से क्रिएट करके आपको दे दिया, कह रहा है कि अब आपको बार बार ये प्लेबुक नहीं बनानी, पहले से मैं आपको बना के दे रहा हूं, आप इसमें बस काम करके ही देखो फॉर्क पैरामीटर क्या होता है और आपका सीरियल पैरामीटर क्या होता है। तो देखो एक बार इनमें हम देख लेते हैं क्या क्या रखा है इसमें हम एक एक करके चेक करते हैं इसमें है क्या। देखो इसमें बस ये प्लेबुक पहले से डिफाइंड है, यम को रिमूव करने के लिए, नहीं यम को नहीं, एसटीटीपी को रिमूव करने के लिए, ठीक है। और दूसरा क्या है आपका, एक अपाचे करके है, इसका नाम क्या है, प्लेबुक, अपाचे की प्लेबुक है। इसमें अपाचे को अपडेट करके यहाँ पे बताया है, इसको लेटेस्ट का मतलब अपडेट होता है, ये अपडेट के लिए होता है कि जो भी लेटेस्ट उसमें अपडेट्स आएंगे उसको वो क्या कर लेगा, अपडेट कर लेगा, और बाद में उसको हैंडलर डिफाइन कर दिया यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है आपका, कैट करके देखो इन्वेंट्री फाइल में कौन कौन सी मशीन की एंट्री है मेरे पास। तो मेरे पास टोटल 4 मशीन है, देखो यहाँ पर एक ए मशीन है, बी मशीन है, सी मशीन है, डी मशीन है,
ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 4 मशीन हैं। और कॉन्फ़िगरेशन फाइल में क्या एंट्री कर रखी है इन्होंने, देखिए एक डिफॉल्ट नाम का क्या है पैरामीटर है और एक प्रिविलेज सेक्शन डिफाइन कर रखा है। इन्वेंट्री में इन्वेंट्री फाइल का पूरा पाथ दिया हुआ है। रिमोट यूजर हमारा डेवऑप्स है। फोर्क की एंट्री कितनी है, देखो इसमें 4, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो 5 एंट्री होते हैं, इसमें 4 करके एक पर्टिकुलर टाइम पर 4 कनेक्शन ले सकता है एक पर्टिकुलर टाइम पर। तो 4 मशीन को क्या करेगा, पहले एसएचएस करेगा। बाय डिफॉल्ट कितना होता है, 5 होता है, तो हम 5 तक कर सकते हैं। ठीक है, बिकम ट्रू कर रखा है इन्होंने। बिकम मेथड सूडो है, बिकम यूजर रूट है, बिकम आस्क पासवर्ड फॉल्स है। ये सारी सेटिंग प्री डिफाइंड है आपकी। अब देखो नेक्स्ट क्या करना है हमें इसमें ये सब वही बताया जो मैंने अभी आपको बताया था कि इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाओ, चेक करो कि बाय डिफॉल्ट फॉर का पैरामीटर क्या है आपका, 4 सेट कर रखा है। यहाँ पे इन्वेंट्री फाइल में चेक करो, हमारे पास 4 मशीन की एंट्री है। प्लेबुक में चेक करो, ये हमारे पास पूरी प्लेबुक बनी हुई है। ये सब चेक करके आपको बताया पहले इन्होंने। कह रहे रिमूव नाम का एक और मिलेगा आपको, इसको भी चेक कर लो। ये सारी चीज आपको यहाँ पे मिल रही है। अब कह रहे कि ये देखो इसमें टाइम कितना लगता है आपका। अगर आप 4 मशीन को एसएसएस करके उस पर कोई टास्क एग्जीक्यूट करते हो तो कितना टाइम लगेगा। तो लिखा हुआ है एग्जीक्यूट द प्लेबुक डॉट वाईएमएल प्लेबुक है यूजिंग द टाइम कमांड टू डिटरमाइन हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर द प्लेबुक टू रन, कि एक प्लेबुक को रन करने में कितना टाइम लगेगा। वॉच the playbook as it run. Now, so note how Ansible perform each task on all 4 hosts at a time, at the same time. इसने पहले क्या किया, 4 मशीन को एसएसएस ले लिया। कनेक्शन यहां से पता चल जाता है आपका कितने, गैदर फैक्ट का मतलब कितने मशीन को एसएसएस किया इसने, एक साथ 4 मशीन को। और कितना टाइम लगा इसमें, देखो इतना टाइम लगा है। फिर बाद में इसको देखो यहां से क्या किया गया, इसको रिमूव कर दो। पहले इसको स्टार्ट किया गया, फिर इसको रिमूव किया गया आपका। फिर यहाँ पे फॉर्क एक डिफाइन किया गया, फिर रिजल्ट को चेक करना में। तो इस तरह से एक एक करके ये सारी चीज हमें चेक करके देख रहे। तो सबसे पहले कमांड आपकी ये रहेगी, ये पर्टिकुलर कमांड है। ठीक है, और हमारा प्लेबुक का नाम क्या है, ये प्लेबुक का नाम है। तो सबसे पहले टाइम पैरामीटर यहाँ पे डिफाइन किया है। टाइम एक कमांड है चेक करने के लिए, हम चाहे तो इतना कर सकते हैं, इससे पता चल जाएगा आपको। बट इससे थोड़ा सा टाइम आपको बताएगा कि किस पर्टिकुलर प्लेबुक को रन करने में टोटली जो टाइम जो एग्जीक्यूट हुआ आपका वो कितना लगा इसमें, तो ये बताएगा। तो देखो इसको हम रन कर लेते हैं। पहले एक साथ इसने 4 कनेक्शन लिए। अब देखिए इसने लेटेस्ट अपडेट ऑफ अपाचे इंस्टॉल, तो इसमें अपाचे इंस्टॉल किया, 4 पे एक साथ किया इसने। अब इस पर चारों को इसने क्या किया, हैंडलर डिफाइन कर दिया। एक पर्टिकुलर टाइम में 4 मशीन को एसएसएस किया, तो इसका देखिए इतना टाइम लगा 12.5 सेकेंड ऐसा कुछ है यूजर और सिस्टम टाइम, ये रियल टाइम। दूसरा, अब इसको क्या करो, रिमूव कर दो आप इसको। पहले इंस्टॉल हो गया, अब इसको रिमूव नाम का एक अपाचे, तो रिमूव भी करेगा। तो पहले 4 को इसने क्या किया, एसएसएस किया, 4 को क्या किया, सर्विस को वहां से हटाया। और देखिए इतना पर्टिकुलर टाइम इसमें लगा, कुछ सेकंड का, इतना सेकंड यहाँ पर, इतना सेकंड यहाँ पर। ठीक है, तो ये 2 चीज तो हमने यहाँ पे देख ली कि हमने टाइम डिफाइन किया, प्लेबुक आपकी चल गई, अपडेट हो गया, गैदर फैक्ट किया इसने, रिमूव किया। तो यहाँ पे देखिए आपका ये रिमूव हो गया आपका। अब यहाँ पे कह रहा है कि चेंज द वैल्यू ऑफ फोक। जो फोक की जो वैल्यू है आपकी, फोक्स माने मशीन्स, कितनी मशीन को एसएसएस एक पर्टिकुलर टाइम पे करेगा। एक मशीन को एसएसएस करो पहले, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूं पहले एक पर उसको एसएसएस करो, उस पर टास्क को रन करो। तो यहां पे लिखा हुआ है कि री एग्जीक्यूट द प्लेबुक यूजिंग द टाइम कमांड टू डिटरमाइन हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर द प्लेबुक टू रन। वॉच, वही सारी चीज यहां पे लिखी हुई है। तो इसको दोबारा से रन करो एक बार। तो पहले हम क्या चलते हैं, उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर चलते हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर आपका चेंज है, ls करके देखो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन फाइल है ये, इस फाइल को आप विम करके एक्सेस कर लो। ठीक है, और यहाँ पे फॉर्क मशीन की एंट्री चेंज कर दो। एक मशीन को एसएसएस करना है आपको एक पर्टिकुलर टाइम पर। अब देखिए दोबारा से उस टास्क को आपको रन करना है। अच्छा,
चलिए देखिए ये वाली है कमांड। तो देखिए इसने एक पर्टिकुलर टाइम पे एक मशीन को एक्सेस किया, फिर दोबारा देखिए दूसरे को किया, फिर तीसरे को किया इसने, फिर चौथे को एक्सेस किया। इसमें टाइम लिया इसने, पहले एक मशीन पे का काम हुआ, फिर दूसरी मशीन पे देखो काम हुआ आपका, उसके बाद तीसरी मशीन ली इसने, देखिए थोड़ा टाइम ले रहा है आपका। अब ये देखिए रीस्टार्ट, ये सब हो गया। तो इसमें देखो कितना टाइम लगा इसको, ये यूजर एग्जीक्यूशन, और यहाँ पे आपका ये कुछ इतने पर्टिकुलर सेकंड का टाइम लगा। तो यहाँ पे आपका 17.564। तो चेंज हो चुका है आपका, चेंज स्टेटस में 2 बता रहा है क्योंकि 2 ही चेंज हुए इसमें, ठीक है। तो अब मैं इसको एक बार रिमूव करके देखता हूं। तो ये आपको बता रहा है कि आप इसको ये चला दीजिए यहां से इसको, देन आपका ये टाइम जो लगेगा वो इतना होगा। इसमें एग्जीक्यूट कह रहा है कि इसको दोबारा से आप हटा दीजिए, इस सारी चीजों को डिसेबल कर दो, ठीक है। तो इसी को हम क्या करते हैं, रिमूव वाला अपाचे चला दिया हमने इसमें। तो देखिए एक एक करके एसएचएस एक एक करके लिया इसने। देखो इस पर टास्क चला आपका, फिर देखो इस पर चल रहा है आपका, एक साथ नहीं चल रहा आपका, क्योंकि एसएचएस हमने एक डिफाइन किया था उसमें। यम देखिए दूसरा, फिर इसने तीसरा, देखिए ये सब चल रहा है आपका। इस तरह से जितने जो हमने उसमें फॉक जितने मशीन को डिफाइन किया उसी तरह से उसने एसएचएस लिया। पहले एक पर्टिकुलर टाइम पे एक मशीन को एसएचएस किया, फिर दूसरी मशीन को एसएचएस किया, फिर तीसरी मशीन। तो एक एक करके एसएचएस कर रहा है आपका, एक साथ नहीं कर रहा है उनको। मैंने कहा कि सबको एक साथ एसएचएस कर लो, एक है पहले एक मशीन को एसएचएस किया, फिर दूसरी को एसएचएस किया, फिर तीसरी को। तो 1 बाय 1 आपका एसएचएस हो रहा है आपका यहाँ पर। तो ये डिफाइन हो गया। अब यहाँ पे फॉक 2 डिफाइन करो, 2 करके देखो, कह रहे कि इसको 2 करके देखो आप। अब कितना ऐसे का आपका होगा। साथ ही साथ आपको ये डिफाइन करना है कि 2 मशीन को आपने एसएचएस किया, पहले 2 मशीन पे पूरा टास्क आपको फिनिश कर लेना है। पहले आपका पूरा फिनिश होने के बाद फिर आपको दूसरी मशीन को एसएचएस करना है। अब थोड़ा सा आपको इंपैक्ट दिखेगा। तो विम करके एंसिबल फाइल में आ जाओ आप। अब यहाँ पर 2 कर दो। मैंने कहा कि एसएचएस 2 मशीन को करना है एक पर्टिकुलर टाइम पर, ठीक है। अब प्लेबुक में आपको पैरामीटर डिफाइन करना है। प्लेबुक के अंदर यहाँ पे कौन सा पैरामीटर आप इसमें डिफाइन करोगे, सीरियल नाम का पैरामीटर, SERIAL, सीरियल कोलन 2। एक पर्टिकुलर टाइम पर 2 मशीन पे पूरा टास्क फिनिश करोगे जो भी आपका प्ले है। तो आप यहाँ अपने ऐड द फॉलोइंग सीरियल पैरामीटर टू द प्ले इन द प्लेबुक शो दैट द प्ले only executes on 2 hosts at a time. The beginning of the playbook should display as follows. री एग्जीक्यूट करो इसको, दोबारा से इसको चला के देखो। चलिए दोबारा से हम इसको एक बार चलाते हैं। अब इस टाइम पैरामीटर की मैं जरूरत नहीं है, बस हमें तो बस केवल चेक करना है। तो देखिए पहले इसने 2 मशीन को एसएचएस किया, 2 मशीन को अपडेट किया पहले इसने, और इस पे हैंडलर डिफाइन कर दिया। फिर देखिए इसने गैदर फैक्ट किया, दोबारा से देखो एक बार। गैदर फैक्ट मतलब केवल 2 ही मशीन को एसएचएस किया आपकी बार इसने। पहले 2 मशीन को एसएचएस किया, उस पर सारा टास्क रन किया, हैंडलर डिफाइन कर दिया, फिनिश हो गया पूरा टास्क। मैंने पहले कि इन 2 मशीन का पूरा टास्क पहले अप टू डेट कर दो, ये पूरा काम अप टू डेट हो गया आपका। वेब सर्वर यहाँ तक क्या हो गया, अप टू डेट हो गया आपका। अब कह रहा है कि उसने दोबारा से फिर डी मशीन और सी मशीन को एक्सेस किया, इसको अपडेट किया। जब तक इसको अपडेट करेगा जब तक ये मशीन मेरी ऑन है आपकी, तो सर्विस यहां से चलती रहेगी, आपकी सर्विस बंद नहीं हो रही देगी आपकी। तो ऐसे कंपनी में आपको काम करना पड़ेगा। अगर आपके पास 10 मशीन है तो मैं चाहता हूं कि 10 की 10 मशीन एक पर्टिकुलर टाइम पे बंद नहीं होनी चाहिए। पहले 5 को एक्सेस कर लो, फिर 5 को एक्सेस कर लो। तो इस तरह से आपको चीजों को चलाना है, क्योंकि आपको पता है जब तक हमारी मशीन अपडेट होती है, नेटवर्क में कोई अपडेट आया, आपको अपडेट करना है, तो एक साथ सब पे अपडेट बद लगाओ, वरना पूरे नेटवर्क की स्पीड वैसे क्या होगी, स्लो हो जाएगी आपकी। मैं चाहता हूं पहले 2 मशीन को फुली अपडेट कर दो, ये 2 मशीन फुली अपडेट हो जाए, उसके बाद फिर नई मशीन लो, उसको अपडेट करो। तो इसने पहले क्या किया, 2 को पूरा काम फिनिश किया, फिर 2 मशीन इसने दोबारा से ली, और चेंज में सबका चेंज किया रहा आपका 2, और इस तरह से ये टास्क आपका सबका एग्जीक्यूट हो गया। ये रिकैप करके इसने ए मशीन, बी मशीन, सी मशीन, डी मशीन। तो ये टास्क इस तरह से 2 का मतलब ये आपने 2 मशीन पर टास्क फिनिश करेगा, एक पर्टिकुलर टाइम पे 2 को एसएसएस करेगा। उसी तरह से कह रहा है इनको दोबारा से पहले रिमूव कर दो। अब इसको एक बार क्या कर दो, रिमूव कर दो।
थोड़ा सा एक दो चेंज और इसमें करके आपको बताए गए हैं। ठीक है, इस तरह से पूरा टास्क आपका यहाँ पे चल गया। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे 4 कितना डिफाइन किया गया आपका, यहाँ पे 4 डिफाइन किया है, बट यहाँ पे 3 है, तो क्या करेगा, कनेक्शन तो 4 लेगा, पहले वो 3 पे क्या करेगा, पूरा टास्क अपडेट करेगा, एक मशीन को क्या करेगा, छोड़ देगा। फिर वो अगर आपका ऐसा आपने कभी डिफाइन कर दिया तो देखिए यहाँ पे आपने क्या कर दिया, मशीन एसएसएस कितने कनेक्शन लेना है आपको, 4 मशीन को पहले एसएसएस करना है एक पर्टिकुलर टाइम पर। अगर आपने दोनों को सेम नहीं किया तो फिर क्या रिजल्ट आएगा आपका, और यहाँ पे आपने क्या डिफाइन कर दिया, 3 डिफाइन कर दिया, तो 3 का मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पर 3 मशीन को अपडेट करेगा एक पर्टिकुलर टाइम पर। कनेक्शन भले ही 4 लेगा बट अपडेट 3 को ही करेगा, फिर एक को बाद में अपडेट करेगा। ये समझ गए। तो क्या ऐसा होगा या नहीं होगा, ये भी हमें प्रूव करके देखना है इसमें कि चलो 2-2 है तो ठीक है, अगर थोड़ा सा डिफरेंट हो गया तो यहाँ पे कुछ और कर दिया आपने, यहाँ पे कुछ और कर दिया, तो कैसे काम होगा आपका, करके दोबारा से इसको एक बार चला के देखो एनसिबल प्लेबुक को। तो देख इसने 4 नहीं लिए, 3 मशीन को एसएसएस किया, 3 पे काम पूरा हो गया, फिर बाद में उसने एक को क्या किया, तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक पे आपने 4 कर दिए, 3 कर दिए, तो हमने जो सीरियल में डिफाइन किया इतना किया था 4 मशीन पे वो टास्क चलाना है, तो उसने 4 को भले डिफाइंड है, तो पहले 3 को इसने एसएसएस किया, 3 पे पूरा काम फिनिश किया, ये चल गया आपका हैंडलर, पूरा अपडेट हो गया आपका। देन इसने नई मशीन जो बची थी एक को इसने बाद में एसएसएस किया, इस पे पैकेज को अपडेट किया, ये टास्क चला आपका। तो इस तरह से ये हमारा होता है पैरेललिज्म का कंसेप्ट कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीरियल एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोक। फोक माने मशीन। ठीक है, ये पूरा प्रोजेक्ट है आपका, बस इसको यहाँ से बस फिनिश कर दो, ये पूरी मशीन आपकी, ये पूरी लैब आपकी कंप्लीट हो जाती है आपकी। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था आपका पैरेललिज्म का कि पैरेलली कितनी मशीन पे आपको टास्क रन करना है, कितनी मशीन पे आपको टास्क नहीं रन करना है, ये हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, एक छोटा सा कंसेप्ट और है इसमें, इंक्लूडिंग एंड इंपोर्टिंग फाइल्स। मैं आपको 5 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ छोटा सा, ठीक है, उसके बाद में स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, 1 या 2 मिनट का ब्रेक लेने के बाद, क्योंकि आप लोग थक जाओगे, वैसे भी आप लोग चलते चलते क्विट हो जाते हो लास्ट में आते आते। ठीक है, चलो 1-2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। सबको आवाज आ रही है मेरी? जी सर। चलिए ठीक है, तो देखिए इसमें 2 वर्ड होते हैं, एक होता है इंक्लूड करना और इंपोर्ट करना। इन 2 वर्ड से आप क्या समझते हो, इंक्लूड का मतलब क्या होता है, इंक्लूड का मतलब क्या होता है बताइए। सर इंक्लूडिंग का मतलब ये होता है किसी चीज़ को इंक्लूड, किसी को जोड़ना, और इंपोर्टिंग का मतलब होता है किसी को भेजना एक जगह से दूसरी डेस्टिनेशन पे। वो एक्सपोर्ट होता है, भेजने को एक्सपोर्ट बोलते हैं, इंपोर्ट नहीं बोलते। ओके। इंपोर्ट का मतलब होता है मंगाना कोई चीज अपने। आप कहीं से कुछ लेके वापस किसी डेस्टिनेशन लेके आना, कोई भी सोर्स से। हाँ, तो दोनों वर्ड में थोड़ा सा क्या डिफरेंस होगा इनमें, दोनों एक जैसा ही है। इंक्लूड का मतलब वो चीज शामिल करना, इंपोर्ट का मतलब भी उसी सेंस में आ रहा है आपका। हाँ जी जी सर। हाँ, तो देखिए 2 वर्ड होते हैं इसमें, एक होता है इंक्लूडिंग, कि सपोज मेरे पास कोई प्लेबुक है, मैं चाहता हूँ उस प्लेबुक को मैं एक प्लेबुक को दूसरी प्लेबुक में यूज करना चाहता हूँ, या कोई मेरे पास कोई फाइल अलग से रखी हुई है, सपोज मैंने यूजर बनाने मुझे 10, तो 10 यूजर की मैंने क्या कर रखी है, एक अलग से एक फाइल बना रखी है, और उनकी एंट्री एक अलग फाइल में कर रखी है। मैं चाहता हूँ कि वो एंट्री एक प्लेबुक के अंदर आ जाए, इंक्लूड कर लूँ मैं इसको, मैं अलग से उसकी कोई एंट्री ना करूँ कि प्लेबुक के अंदर वो चीज मैं लिखूं। उससे अच्छा है कि मैं उसे अलग फाइल में लिख लूं और उसको मैं क्या कर लूं, उस पर्टिकुलर फाइल में कॉल कर लूं। ठीक है ना, सपोज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये मेरे पास सपोज एक प्लेबुक है, और ये मैंने प्लेबुक बनाई है यूजर क्रिएट करने के लिए, कि मैं क्या करना चाहता हूँ, यूजर क्रिएट करना चाहता हूँ 10। मैंने एक अलग से कोई एक फाइल बनाई है और सारे यूजर्स की एंट्री मैंने यहाँ डाल दी है। मैं चाहता हूँ इसको कॉल कहाँ कर लूँ, इस पर्टिकुलर प्लेबुक के अंदर इसको कॉल कर लूँ। प्लेबुक नाम की जो फाइल है, मैं इस पर्टिकुलर यूजर्स की जो एंट्री है, यूजर की वो पूरी लिस्ट है, इस पूरी लिस्ट को मैं क्या करना चाहता हूँ, प्लेबुक के अंदर कॉल करना चाहता हूँ। क्या कॉल करना चाहता हूँ इसको,
प्लेबुक के अंदर कॉल करना चाहते हो, तो ये जो कंसेप्ट होते हैं वो दो कंसेप्ट से हम यूज कर सकते हैं इसको, या तो इंक्लूड वर्ड से यूज कर सकते हैं, इंक्लूड नाम का एक पैरामीटर होता है, या फिर हम इसमें एक एक्सपोर्ट नाम का पैरामीटर यूज कर सकते हैं। तो इसमें दो पैरामीटर होते हैं जो हमें यूज करने होते हैं, एक इंक्लूड और एक करके इंपोर्ट करके, नहीं एक्सपोर्ट नहीं इंपोर्ट, तो यहाँ पे आई आएगा आपको, ठीक है। तो इंपोर्ट करके हम यूज कर सकते हैं इस चीज को। तो ये दो कंसेप्ट क्या होते हैं, इनको हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। कह रहा कि व्हेन अ प्लेबुक, कह रहा कि जब आपकी कोई प्लेबुक है सपोज बहुत लंबी हो रही है, आपको पता है कि सब कुछ एक ही प्लेबुक के अंदर लिख दोगे तो वो क्या हो जाएगी, बहुत लंबी हो जाएगी ना। अभी तो हम देखो छोटा छोटा सा टास्क लिख रहे हैं, तब वो प्लेबुक इतनी बड़ी हो जा रही है। उसी तरह से जब सारे टास्क अगर आप एक ही प्लेबुक में लिख दोगे तो प्लेबुक कैसी हो जाएगी, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स। कह रहा कि यू कैन डिवाइड इट, कह रहा कि आपको क्या करना है, इसको मैनेज करना है, सबको अलग अलग चीजों को अलग अलग रखो। पहले मैंने कहा कि हैंडलर सब एक जगह डिफाइन कर दो, मैंने कहा वेरिएबल सब एक जगह डिफाइन कर दो, और जो चीज है वो हम एक जगह डिफाइन कर सकते हैं, और सबको एक प्लेबुक के अंदर कॉल कर लो। तो ये आपके लिए सबसे बेटर वे होता है। तो अप टू इनटू स्मॉलर फाइल, कह रहे कि सबको छोटी छोटी फाइल बना लो, टू मेक इट इजियर, जिससे कि हम उसको आसानी से चीजों को यूज कर पाए, इजियर तरीके से चीजों को यूज कर पाए। टू मैनेज, तो इससे आपका मैनेजमेंट क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। सो फॉर योर मैनेजमेंट, for better management you should have to divide all the files in small manner. Then you can combine multiple playbooks into the main playbook, क्योंकि जो मेन प्लेबुक बनाओ वहां पे उन सारी प्लेबुक्स को कॉल कर लो या उनको कंबाइन कर लो। एक ही बात है, कॉल करना मतलब कंबाइन करना। और इंसर्ट लिस्ट ऑफ टास्क, मैंने बताया था अभी, आपका कोई भी लिस्ट ऑफ टास्क हो सकता है, लिस्ट ऑफ यूजर्स हो सकता है, कोई एंट्री हो सकती है फ्रॉम अ फाइल जो आपको कॉल करना है। कि मैंने कहा कि जितने टास्क है ना सब एक जगह रखो, मैंने कहा जितने सारे टास्क है वो सब एक जगह रखो, जितने सारे वेरिएबल है वो सब एक जगह रखो, जितने आपने हैंडलर डिफाइन किए वो सब एक जगह रख दो। उनको सबको मैं एक नई प्लेबुक बना करके वहां पे कॉल कर लूंगा। तो हम टास्क को भी क्या कर सकते हैं, अलग डिफाइन कर सकते हैं। तो टास्क की एक अलग फाइल बना दो। दिस कैन मेक इट इजियर टू रीयूज प्लेस, कह रहा है कि उस तरह का कोई कोई प्ले है वो कहीं और मुझे कॉल करना है किसी और प्ले बुक के अंदर, तो मैं वहां पे भी उसको कॉल कर सकता हूँ। कोई वेरिएबल है मुझे किसी और जगह कॉल कराना है तो मैं वहां पे भी कॉल कर सकता हूँ उसको। तो सीक्वेंसेस ऑफ टास्क इन डिफरेंट प्रोजेक्ट, कह रहा है कि कोई भी जो टास्क है वो किसी और प्रोजेक्ट में भी आप उसे यूज कर पाओ। तो सारे टास्क आप अलग अलग डिफाइन करके रखो, अलग अलग फाइल आप ले लो। तो ये कंसेप्ट होता है, ठीक है। तो इसमें दो कंसेप्ट रहेंगे, एक होता है इंक्लूडिंग और दूसरा कंसेप्ट होगा आपका इंपोर्टिंग फाइल्स। सो देयर आर टू ऑपरेशंस दैट एनसिबल कैन यूज टू ब्रिंग कंटेंट इनटू द प्लेबुक। सो यू कैन इंक्लूड कंटेंट, यू कैन इंपोर्ट कंटेंट। तो हमारे पास दो ऑपरेशन होते हैं, चाहे तो हम इंक्लूड कर सकते हैं उसको, इंपोर्ट भी कर सकते हैं। व्हेन यू इंक्लूड कंटेंट इट इज डायनेमिक ऑपरेशन। तो ये क्या होता है, एक डायनेमिक ऑपरेशन होता है। Ansible processes included content during the run of the playbook as the content is used. When you import content, it is a static operation. Import का मतलब स्टैटिकली आपने कोई चीज मैनेज किया, तो ये एक डायनेमिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ये एक स्टैटिकली ऑपरेशन परफॉर्म करता है, मतलब मैनुअली। Ansible pre-processes import content when the playbook is initially passed before the run starts. तो इसमें देखिए ये पैरामीटर्स हम डिफाइन करते हैं, इंपोर्ट करके अंडरस्कोर क्या कर लेते हैं हम, प्लेबुक्स। जैसे मेरे पास दो प्लेबुक रखी हुई हैं, एक में क्या लिखा हुआ है, वेब सर्वर की पूरी कॉन्फ़िगरेशन है, और एक के अंदर क्या लिखा है, डेटाबेस है आपका।
तो इस तरह से क्या कर लोगे, इनको कॉल कर लोगे। तो इम्पोर्ट अंडरस्कोर प्लेबुक हो गया, और यहाँ पे इम्पोर्ट अंडरस्कोर प्लेबुक यहाँ पर भी हो गया आपका। तो यहाँ पे एक दूसरी प्लेबुक है, यहाँ पे एक दूसरी प्लेबुक है, तो दोनों को हम क्या कर पा रहे हैं, कॉल कर पा रहे हैं। तो द कंटेंट बीइंग imported is a complete playbook. The import underscore playbook feature can only be used at top level of the playbook and cannot be used inside the playbook. सबसे स्टार्टिंग में लिखते हैं, टॉप पे लिखते हैं, if you import multiple playbooks then they will be imported and will run in order. अगर आपने जिस तरह से ऑर्डर में लिखा हो तो पहले ये वाला टास्क चलेगा, फिर ये वाला टास्क चलेगा, तो चीजें वही चलेंगी, आपके ऑर्डर में ही चलेंगी। ठीक है, अब नीचे देखिए एक और लिखा है इन्होंने कि पहले इसको डिबग करो और यहाँ पे दिखाओ कि इसके अंदर है क्या। इंपोर्ट करो इस प्लेबुक को, इंपोर्ट करके यहाँ पे इस चीज को शो किया गया, और देखिए यहाँ पे सारी चीजें, इसको रन करके आपका दिखाया गया है। इंपोर्टिंग एंड इंक्लूडिंग टास्क, तो इंपोर्ट कैसे करते हैं टास्क को, तो यहाँ पे इंपोर्ट ये टास्क के साथ लगाए, तो इसमें केवल टास्क लिखे होंगे कि वेब सर्वर पे आपको कौन कौन से टास्क रन करने हैं, तो इसकी एक अलग से प्लेबुक है, इसमें सारे क्या लिखे होंगे, केवल आपके टास्क लिखे होंगे। इसको यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, टास्क को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो टास्क अब आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा प्लेबुक से क्या कर लो, एक जो प्लेबुक आपने जिसमें केवल टास्क लिखे हैं वो केवल हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो देखो प्लेबुक कितनी छोटी होगी आपकी, केवल यहाँ तक चल जाएगा आपका, सब कुछ चलेगा आपका, दैट्स ऑल। तो देखिए कितना छोटा होगा, चीजों को हम कैसे मैनेज कर रहे हैं। अगर कोई कंडीशन लगानी है तो ये टास्क कब चले, तो कंडीशन लगा सकते हो, तो कंडीशनल स्टेटमेंट हम क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट में सेट कर सकते हैं। ये लिखा है इंक्लूड टास्क वेब सर्वर, इंक्लूड से भी हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। तो ये डायनेमिकली इंक्लूड द टास्क फाइल इनटू द प्लेबुक इनसाइड द प्लेबुक बाय यूजिंग द इंक्लूड फीचर, इससे भी आप यूज कर सकते हो। तो इसमें देखो ऐसे भी हम कर सकते हैं, हाइपन हाइपन स्टार्ट एट टास्क, कौन सा टास्क पहले स्टार्ट हो कौन सा बाद में, तो ये कुछ अलग से हम क्या कर सकते हैं, कमांड में स्टार्ट कर सकते हैं एग्जीक्यूशन के टाइम पर, तो हम ये डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है इसमें। यूज केस फॉर द टास्क फाइल, मैनेजिंग द टास्क फाइल, कैसे कैसे मैनेज कर रहे हैं यहाँ पे, ये सब कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं इसमें, देखिए ये तो सेम वही, इसमें तो कुछ अलग से कुछ नहीं है। यहाँ पे लिया गया देखिए टास्क, सारे टास्क कहाँ लिखे हैं, यहाँ पे इन्होंने देखो प्लेबुक के अंदर कुछ वेरिएबल डिफाइन कर रखे हैं। टास्क चलाना है आपका, टास्क को यहाँ पे कॉल किया गया, सारे टास्क कहाँ लिखे हुए हैं, इस पर्टिकुलर प्लेबुक के अंदर। और इसमें हमने क्या कर रखे है, जो यहाँ पर प्लेबुक चलेगी उसमें उसके जो वेरिएबल है वो मैंने अपनी प्लेबुक में डिफाइन कर रखे हैं। तो आप वेरिएबल क्या कर सकते हो, अपनी प्लेबुक में भी डिफाइन कर सकते हो, या इनको अलग से किसी भी पर्टिकुलर फाइल में रख करके उनको कॉल करा सकते हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक वेरिएबल ये सेट किया गया आपको, ये लिखा हुआ है वेरिएबल का, कि आप उनको क्या कर सकते हो, किसी फाइल से भी कॉल कर सकते हो। इंपोर्ट प्लेबुक, ये प्लेबुक है आपका, और यहाँ पे आपने इनके जो अंदर जो प्लेबुक है उसमें जो पैकेज कौन सा इंस्टॉल करना है वो यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। तो एक इंक्लूड वाला जो पहले हम यूज करते थे 2.0 में, आजकल हम 2.4 में ये वाला पैरामीटर ज्यादा यूज करते हैं। कौन सा वाला, इंपोर्ट वाला। तो कह रहा कि इंक्लूड वाज रिप्लेस्ड इन 2.4 विद न्यू डायरेक्टिव सच एज, इंक्लूड का जो पैरामीटर है वो पहले ऐसे यूज होता था, अब हम इंक्लूड की जगह पे क्या यूज करते हैं, इंपोर्ट वाला कंसेप्ट यूज करते हैं, चाहे वो इंपोर्ट टास्क हो चाहे इंपोर्ट प्लेबुक हो। ये पूरा इस तरह से दो कंसेप्ट इसमें हम यूज करते हैं, एक इंपोर्ट नाम का, एक इंक्लूड नाम का। कैसे कैसे इसे यूज करने है, एक छोटी सी इसमें देखिए एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज है, इसको मैं यूज करके आपको दिखाता हूं। तो यहाँ पे देखिए प्लेबुक लिखी गई है। फायरवॉल की पूरी कॉन्फ़िगरेशन अलग से, एक टास्क नाम का इसमें एक फोल्डर बनाया गया है, फोल्डर के अंदर देखो सारे टास्क यहाँ पे डिफाइन किए गए, कौन से वाले, फायरवॉल वाले। तो देखिए इसमें फायरवॉल का पूरा डिफाइंड है आपका। एक और है प्लेस होल्डर, अलग डिफाइन किया गया, तो देखो यहाँ पे इन्होंने प्लेस होल्डर डिफाइन किया है इसका। और यहाँ पे एक मेन प्लेबुक है, इसमें इन्होंने केवल इतना लिखा है। तो ये कौन सी प्लेबुक है आपकी, टेस्ट डॉट प्लेबुक। अब एक नई प्लेबुक बनाई है, प्लेबुक डॉट YML, यहाँ पे सबको कॉल किया गया होगा। तो देखो यहाँ पे ये लिखा गया आपका, और यहाँ पे एक प्लेबुक कॉल की गई, देखिए इंक्लूड टास्क,
टास्क में किसको इंक्लूड किया गया है, इस प्लेबुक को यहाँ से कॉल किया गया आपका। वेरिएबल इन्होंने यहाँ पे डिफाइन किए हैं, बट एक कंडीशन और लगाई इसमें, देखिए कि ओएस की फैमिली क्या होनी चाहिए, रेडेड होनी चाहिए। एनसिबल अंडरस्कोर फैक्ट्स करके ओएस की फैमिली क्या होनी चाहिए, रेडेड होनी चाहिए, तब ये टास्क चले। दूसरा इन्होंने देखो एक टास्क और डिफाइन किया यहाँ पे फायरवॉल का, फायरवॉल के सारे पैरामीटर यहाँ डिफाइन कर रखे हैं इन्होंने, मतलब वेरिएबल डिफाइन कर रखे हैं, देखो सारे वेरिएबल्स, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी टास्क होते हैं वो सब प्लेस होल्डर वाले टास्क यहाँ से इसके वेरिएबल डिफाइंड है। अब देखो यहाँ पर इंपोर्ट करके यहाँ पे यूज किया गया test.yml को, और पूरी जो प्लेबुक है वो ऐसे दिखेगी आपको, देखो ये जो पूरी प्लेबुक है इसमें यही टास्क यूज, तो देखिए कितनी प्लेबुक छोटी होगी आपकी। पहला टास्क हो गया, इसमें से सारे एनवायरमेंट यहाँ से कॉल कर लिए। दूसरे टास्क में फायरवॉल की सेटिंग यहाँ से कॉल कर ली, प्लेस होल्डर यहाँ से कॉल कर लिया, और यहाँ से क्या कर दिया, पूरी प्लेबुक यहाँ से कॉल कर ली। इस प्लेबुक के अंदर लिखा हुआ था कि क्या क्या आपको यूज करना है, ये सारा टास्क। तो प्लेबुक इतनी छोटी होगी, देखिए आपकी पूरी प्लेबुक, बस हो गया काम। देन इसको क्या कर दोगे आप, एग्जीक्यूट कर दो, इसको एग्जीक्यूट करके आप इसको यूज कर लो। ये पूरा प्रोसेस है आपका। देखिए इतना लैब है जो मुझे आपको यूज करके दिखाना है। तो कैसे इस लैब को यूज करोगे, देखिए आप तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं इसको। मैं इस लैब को स्टार्ट कर देता हूं। इसने सारी चीजें ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दी हैं सब। अब CD एक ये बन गया होगा आपका, किस नाम से, प्रोजेक्ट फाइल करके, देखो ये वाला। तो CD करके प्रोजेक्ट फाइल के अंदर आ जाओ आप, और एक एक करके मैं टास्क आपको दिखाता हूँ। पहला मैं दिखाता हूँ आपको एनसिबल के अंदर क्या सेटिंग है। डिफॉल्ट के अंदर इन्वेंट्री फाइल डेवऑप्स की एंट्री पड़ी हुई है। एस्केलेशन में आपका प्रिविलेज एस्केलेशन में ट्रू, मेथड सुडो है, यूजर का नाम रूट है, बिकम आस्क पासवर्ड फॉल्स है। इन्वेंट्री फाइल के अंदर क्या डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे इन्होंने, देखिए यहाँ पे सर्वर ए, मतलब एक ही मशीन है जिसपे मैं टास्क को परफॉर्म करना है, ठीक है। और तीसरा टास्क है हमारा, सारे जितने प्लेज होते हैं, सारे प्ले कहाँ डिफाइन करने हैं आपको, test.yml पहले से बना हुआ है, देखिए। तो यहाँ पे मैं कैट करके आपको दिखाता हूँ ये सब देखो test.yml, मतलब किस मशीन पे चलाना है टास्क आपको, लोकल उस मशीन पे टास्क रन करना है, बिकम नो कर रखा है, ये पूरा URI मॉड्यूल का यूज करना है, URL ये पास करना है आपको, स्टेटस कोड 200 आना चाहिए आपका। पहला प्ले यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। और प्ले के अंदर क्या है, ls करके टास्क के अंदर क्या, देखिए यहाँ पे एक एनवायरमेंट नाम का क्या कर रखा है, एक टास्क डिफाइन कर रखा है। सारे के सारे वेरिएबल आपके यहाँ मिलेंगे आपको, बट कैट करके देखो उसको, ls नहीं करना, कैट करना है इसमें। तो सबकी चीजें अलग अलग लिख रखी है। तो टास्क के अंदर जितने सारे टास्क होते हैं, मैंने कहा कि एनवायरमेंट के जो वेरिएबल्स होते हैं, तो देखो पैकेज का नाम इन्होंने क्या रखा है, पैकेज लेटेस्ट सर्विस, सर्विस इनेबल ट्रू कर रखा है, स्टेटस स्टार्ट। तो एक पूरा टास्क यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, किससे रिलेटेड, एनवायरमेंट से रिलेटेड। और दूसरा इन्होंने क्या डिफाइन किया यहाँ पे, देखिए दूसरा फायरवॉल की सेटिंग में, देखिए फायरवॉल में क्या क्या डिफाइन किया है। फायरवॉल का पहले पैकेज इंस्टॉल करना है, तो यहाँ से पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा, सर्विस को स्टार्ट कर दो, और फायरवॉल के रूल अप्लाई कर दो। यहाँ पे देखिए ये रूल यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगे, देखो सारे। तो इसके इन्होंने अलग से क्या बना रखा है, टास्क के अंदर इन्होंने अलग प्लेबुक बना के रखी है। इन सबको एक मेन प्लेबुक के अंदर कॉल किया जाएगा। और तीसरी प्लेबुक कौन सी है आपकी, देखिए प्लेस होल्डर करके। तो प्लेस होल्डर करके देखो यहाँ पे, देखो कंटेंट के अंदर एनसिबल को कॉल किया गया, फैक्ट को कॉल किया गया, FQDN कॉल किया गया आपका। ये ऑटोमेटिकली इसमें लिख जाएगी लाइन। डेस्टिनेशन फाइल आपकी ये है, ये इसका प्लेस होल्डर है। तो यहाँ पे कॉपी मॉड्यूल यूज किया गया है, और फैक्ट का यूज किया गया आपका, ठीक है। तो इस तरह से ये पहले से आपका प्री डिफाइन यहाँ पर है। तो देखो अब यहाँ पर क्या क्या लिखा है आपका। तो कह रहा कि आप CD करके पहले इसके अंदर जाओ, कैट करके देखो, ये सब आपको पहले से प्री डिफाइंड आपको मिलेगा। कैट का मतलब पहले से इन्होंने डिफाइन नहीं किया, सब कुछ पहले से है हमारे पास। तो ये एक एनवायरमेंट नाम का ये पूरा का पूरा प्लेबुक लिखा हुआ है। दूसरा फायरवॉल की प्लेबुक है, तो देखो ये कैट करके फायरवॉल आपको शो किया, जो मैंने अभी आपको बताया था। ये पूरा पूरा फायरवॉल में क्या क्या डिफाइन करना है, फायरवॉल की पूरी सेटिंग यहाँ पे लिखी हुई है। दूसरा प्लेस होल्डर भी लिखा हुआ है, इसको कैट करके देखो,
ये प्लेस होल्डर डिफाइन करके। तो 3 प्लेबुक हमारे पास ये हो गए। चौथी प्लेबुक ये 4 प्लेबुक पहले से लिखी हुई है। रिव्यू द कंटेंट ऑफ टेस्ट डॉट वाईएमएल फाइल इन द प्लेस सब डायरेक्टरी। ठीक है। क्रिएट अ प्लेबुक नेम, जिसका क्या है कि एक नई प्लेबुक बनाओ आप। अब इस नई प्लेबुक के अंदर सारी प्लेबुक्स को ना, जितने भी आपकी प्लेबुक्स हैं उनको कॉल कर लो। डिफाइन द फर्स्ट प्ले विद द नेम कॉन्फ़िगर वेब सर्वर करके। द प्ले शुड एग्जीक्यूट अगेंस्ट द दिस, कि जो जो सारा टास्क है वो इस पर्टिकुलर मशीन के अगेंस्ट आपको परफॉर्म करना है। तो चलिए हम एक प्लेबुक बनाते हैं। विम करके एक नई फाइल बना लो यहां से। यहाँ पे सेट कर दिया। अब देखो होस्ट को आप यहाँ पे लेके आओगे। ठीक है, ये पूरा हो गया। देन अब आपको क्या डिफाइन करना है, टास्क पैरामीटर डिफाइन करना है। और टास्क के अंदर पहला टास्क आपका ये है, इसको इंक्लूड कर लो। पहला टास्क, और जब हम टास्क डिफाइन करते हैं तो यहाँ से हमने पहला टास्क, तो ये इसमें इंक्लूड नाम का यूज किया गया। इंक्लूड टास्क, कौन कौन से टास्क इंक्लूड करने हैं। ठीक है, और इसमें आपके वेरिएबल डिफाइन कर रखे हैं। तो पहला ये नेम इसका ये हो गया, इंक्लूड द एनवायरमेंटल टास्क फाइल एंड सेट द वेरिएबल। और यहाँ पे कुछ वेरिएबल डिफाइन कर रखे हैं, तो वेरिएबल आप डिफाइन कर दीजिए इसमें। और वेरिएबल क्या क्या डिफाइन करने हैं, एक पैकेज नाम के वेरिएबल है, तो ऑटोमेटिकली एचटीटीपी का पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। सर्विस में एचटीटीपी सर्विस है, और इसको वेरिएबल को इससे क्या कर लो, जब ये कंडीशन मैच करेगी, ये वेरिएबल किसके साथ मैच कराए जा रहे हैं कि ये पैकेज आपको कब इंस्टॉल करने हैं। तो यहाँ पे वैन लगा दिया कंडीशन कि जब ओएस की फैमिली आपको रेडेड मिले तो ही आपको ये पैकेज इंस्टॉल करने हैं, उससे पहले आपको पैकेज इंस्टॉल नहीं करनी है। ठीक है, ये पहली इंक्लूड द फर्स्ट सेट ऑफ टास्क, ये पहला टास्क हो गया। फ्रॉम टास्क एनवायरमेंट डॉट वाई एम एल यूजिंग द इंक्लूड अंडरस्कोर टास्क फीचर, सेट द पैकेज एंड सर्विस वेरिएबल, ये आपको डिफाइन करना है। अब यहाँ पे दूसरा एक इंपोर्ट करके आपको यूज करना है यहाँ से, तो दूसरा आप यहाँ पे ये डिफाइन कर दीजिए। तो आप यहाँ पे देखिए, ठीक है, गलत हो गया। यहाँ पे आइए, आप इसके नीचे आइए और इसमें आई प्रेस करिए, इंपोर्ट अंडरस्कोर टास्क, तो वेरिएबल डिफाइन कर दीजिए। एक फायरवॉल नाम का वेरिएबल डिफाइन करना है आपको, दूसरा फायरवॉल की सर्विस नाम का वेरिएबल डिफाइन करना है। कुछ रूल इंप्लीमेंट करने हैं आपको यहाँ पर, और रूल में एक एचटीटीपी का रूल अप्लाई करना है आपको, और दूसरा रूल अप्लाई करना है एचटीटीपीएस का। ठीक है, तो पहला टास्क ये हो गया आपका, यहाँ से इसको कॉल किया गया। देखो यहाँ पे मेरे पास सारी फायरवॉल की सेटिंग यहाँ लिखी हुई है, तो फायरवॉल की सेटिंग यहाँ से कॉल कर लो। ठीक है, ये टास्क के अंदर लिखी है, टास्क नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर ये वाईएमएल है। वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन कर रखे हैं। वेरिएबल चाहूँ तो मैं क्या कर सकता था, इनको वेरिएबल को यहाँ पे नहीं रखता, एक अलग से एक प्लेबुक बनाता, सारे वेरिएबल वहां पे मैं रख सकता हूँ, बट मैंने इसको साथ ही साथ यहाँ पे वेरिएबल यहीं पे लिख लिए। तो अब जिस तरह से भी आपको सही लगता है वैसे आप क्या कर सकते हो, अपने वेरिएबल को अलग से लिख सकते हो। अब तीसरा में क्या करना है, एक टास्क और लिखना है, इंपोर्ट द लास्ट टास्क। ये आपका लास्ट टास्क है आपका, जो यहाँ पे आपको इंपोर्ट करना है, यहाँ से इसको इंपोर्ट कर लीजिए। ठीक है, तो ये टास्क भी हमारा यहाँ से इंपोर्ट हो जाएगा। इंपोर्ट अंडरस्कोर टास्क, वेरिएबल आपने डिफाइन किया हुआ है, और यहाँ पे वेरिएबल का जो फाइल है वो ये है कि मैं केवल फाइल को कॉल करूंगा, ये पूरी लोकेशन कॉल हो जाएगी। ठीक है, इसलिए वेरिएबल पूरा आपका डिफाइंड है।
अब एक लास्ट है, एट द सेकंड एंड फाइनल प्ले। ये दूसरा प्ले है आपका, दूसरा प्ले इन द सेंस कि जितने भी प्ले होते हैं, देखो ये पहला प्ले हो गया, ये देखो यहाँ से स्टार्ट है आपका प्ले, ये पहला प्ले हो गया। अब ये 3 टास्क तो यहाँ पर हो गए आपके, अब दूसरा प्ले करना है, मतलब मल्टी प्ले वाला कंसेप्ट है ये। तो इसको कहाँ पे कॉपी करना है, यहाँ से कॉपी करना है, ध्यान रखना है इस चीज का। ये इसके ऑर्डर में आएगा, दूसरा प्ले है ये। इसी सिस्टम में पहला प्ले हो गया, ये दूसरा प्ले हो गया आपका, ठीक है। इंपोर्ट वेरिएबल और तीसरा यूआरएल का पाथ यहां से होगा। तो सारा जो इंपोर्ट प्लेबुक, पूरी प्लेबुक को इंपोर्ट कर लो, यहाँ पे पड़ी हुई सारा सारा जितना भी लिखा है ना, सब कुछ वो यहाँ पे लिखा है इस प्लेबुक के अंदर। इसको यहाँ पे बस सीधा सीधा इंपोर्ट कर लिया है। वेरिएबल डिफाइन किया गया है यूआरएल नाम का, एचटीटीपी ये अपने आप कॉल कर लेगा, मतलब इसको ओपन करते हैं ना ब्राउजर के अंदर, चेक करते हैं क्या ये वेबसाइट आपकी एक्सेस हो रही नहीं हो रही है, तो यूआरएल में आपको ये टाइप करना है और वेरिएबल डिफाइन कर रखा है आपका। एड सेकेंड एंड फाइनल प्ले टू द प्लेबुक, playbook.yml, प्लेबुक यूजिंग द कंटेंट ऑफ द प्ले, ये पूरा एट द सेकंड प्ले, ये पूरा लिखा हुआ आपका यहाँ पर। और ये इस तरह से कह रहा है कि पूरी जो प्लेबुक है वो इस तरह से दिखेगी। देखो मैंने बताया था ये वाला 3 टास्क तो एक ऑर्डर में हो गए, पहला एक लिस्ट हो गई, दूसरा हो गया 3 टास्क हो गए। ये जो है आपका यहाँ पे, ये क्या पहला प्ले हो गया और ये मेरा दूसरा प्ले है, इनका जो क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए, पहला प्ले तो ये दूसरा प्ले, इनका ऑर्डर सेम रहेगा आपका। कह रहा कि इसको सेव कर दो प्लेबुक को, अब इसको रन करके देखो। चलो हम इसको सेव कर देते हैं, पहले इसका सिंटेक्स चेक करते हैं, सिंटेक्स का वेरिफिकेशन करते हैं, ठीक है। हाइपन सिंटेक्स चेक, CHECK, तो सिंटेक्स चेक किया, प्लेबुक में कोई एरर नहीं है। अब इसको एक बार ड्राई रन करके देख लो, ठीक है। एक बार मैं इसको ड्राई रन करके देखा क्या ये प्लेबुक आपका चल रहा है। तो पहला टास्क इसने कहाँ से इंक्लूड किया, यहाँ से इंक्लूड किया, और एक टास्क को भी स्किप किया हुआ, क्योंकि अभी जब तक पूरा टास्क हुआ नहीं, जब तक ये टास्क को अभी इसने स्किप किया, तो एक टास्क स्किप हो रहा है आपका। तो देखिए लोकल होस्ट पे इसने केवल एक टास्क रन किया, और इस वाली मशीन पर कितने टास्क रन किए, 8, इसमें से 4 में चेंज आ रहा है और कोई स्किप नहीं है। तो अब देखिए इसको रन करा दो, तो पहला सिंटेक्स चेक किया देखो यहाँ पर, उसके बाद इसको रन कर दो, एनसिबल प्लेबुक को यहाँ से रन कर दो। आप इसको क्या कर दो, यहाँ से रन कर दोगे। तो इसको मैंने क्या किया, यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये चल रहा है आपका टास्क। तो इस तरह से इंक्लूड और इंपोर्ट का हम यूज करते हैं, एक ही प्लेबुक के अंदर आपकी कई सारी प्लेबुक कॉल कर सकते हैं हम। तो देखो 2 टास्क ओके आ गए, यहाँ पे टास्क ओके आ गया, 4 चेंज हुए। तो देखिए ये आ गया पूरा आपका। बट मैं इसमें छोटा सा आपको टास्क दिखाता हूँ, हाइपन वीवी करके दिखाता हूँ, वरना आपको मैसेज में पूरा शो नहीं करेगा। जब ये टास्क चल रहा है, मुझे चेक करना है कि मैंने उसमें एक जो टास्क आपका चला कि नहीं चला। तो देखिए लास्ट वाले में देखिए यहाँ पे ये आउटपुट आना चाहिए आपका, लोकल होस्ट मशीन पे कंटेंट टाइप में क्या, देखो टेक्स्ट HTML, और चेंज में फॉल्स आया है, कंटेंट की लेंथ, और यहाँ पे आपका एक आना चाहिए, ये देखिए स्टेटस में लिखा था, उसके अंदर स्टेटस में क्या 200 आ गया। जब मैंने लास्ट टाइम चलाया तो मेरे उसमें एरर आया था, ये स्टेटस कोड है आपका जो वहां पे लिखा गया था। इसका मतलब आपकी क्लाइंट पर ये मशीन पर चल रहा है। देखो मैं इसको ऐसे यूज करके दिखाता हूँ, लोकल होस्ट मशीन पे मैंने कर्ल किया, CURL, देखो ये एक्सेस हो रहा नहीं हो रहा, ये तो लिखा हुआ था उसमें, उस index.html फाइल में क्या लिखा हुआ था, सर्वर a.left.example.com हैज बीन कस्टमाइज्ड यूजिंग एनसिबल। आप इसको ब्राउजर में भी टाइप करके देख लो, ब्राउजर में भी खुल जाएगा आपका ये। एक मिनट, अभी मैंने कॉपी नहीं कर पाया, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, दोबारा से इसको कॉपी करता हूँ और ब्राउजर को ओपन करता हूँ, ये वाला पेस्ट करिए आप इसमें। देखिए आ गया आपका, ये पेज में खुल रहा है आपका, ये पेज, इसमें उस index.html जो पेज है आपका वेब पेज, उसके अंदर हमने क्या लिखा था, ये कंटेंट लिखा था इसमें हमने, ठीक है। इस तरह से पूरा का पूरा कंसेप्ट चलता है आपका। ये देखिए वेब पेज आपका एक्सेस हो रहा है, मतलब वेब सर्वर आपका बन करके तैयार है आपका। देखो तो इसमें देखिए हमने किस तरह से
अलग अलग प्लेबुक का यूज किया, उनको इंक्लूड करके देखा, इंपोर्ट करके देखा और सारी चीजों को रन करके देखा। ठीक है, ये पूरा कंसेप्ट है आपका जो मैंने आपको अभी समझाया। क्लोज कर दो। कुछ पूछना है आपको? देखिए पूरा प्लेबुक कंप्लीट हो गया, देन इस लैब को बस फिनिश कर दो, ये लैब आपकी पूरी कंप्लीट हो गई। ठीक है, चलिए ये था आपका पूरा कंसेप्ट, ये पूरी लैब कंप्लीट है। अब देखिए मुझे जो आपको बताना है इसमें, क्या बताना है, ये देखो कितने चैप्टर हमारे हो गए इसमें। तो देखिए टोटल 7 चैप्टर हो गए आपके इसमें। अब देखिए ये बच्चा आपका सिंप्लीफाइड प्लेबुक विद रूल्स, ये हम कल स्टार्ट करेंगे, आज तो हमारे पास टाइम नहीं। 8, 9, 10 ये 3 चैप्टर बचे आपके। ये कॉम्प्रिहेंशन रिव्यू है, ये भी चलो मैं आपको करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये समझो 4 चैप्टर है, ये समझो 4 चैप्टर हमारे भी बाकी है ये। ठीक है, एक चैप्टर हम कल फिनिश करेंगे, तो कल हम ये वाले चैप्टर को देखेंगे। थोड़ा सा पढ़ के आना इसके बारे में, थोड़ा बहुत कुछ पढ़ सको तो, क्योंकि मुझे पता है वैसे भी आप पढ़ाई तो आजकल कम ही कर रहे हो, पर थोड़ा बहुत देख लेना। तो हम कल स्टार्ट करेंगे रोल स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरह से रोल स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। ठीक है ना, ये पूरा रोल स्ट्रक्चर हम पढ़ लेंगे। उसके बाद सारा मेन टास्क आपका देखिए यहाँ पे आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये। ठीक है, तो इस वाले को हम करेंगे कल। ये सारा टास्क मैं बताऊंगा क्या होता है, सब रोल स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरह से टास्क होता है। ये भी मतलब चीजों को मैनेज करने के लिए, यहाँ पे रोल का मतलब मैनेज करने के लिए, मैनेजमेंट के लिए ये प्री डिफाइन कुछ रोल्स होते हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। ये बस इंस्टॉल करने पड़ते हैं आपको अपनी मशीन में, उसके बाद इनको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा है क्रिएट कैसे करते हैं रोल्स को, रोल कैसे क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इसको यूज कैसे करेंगे, और यहाँ पे इसका है बस ये डेप्लॉयमेंट। ठीक है, एंसिबल गैलेक्सी बोलते हैं। यहाँ पे आपको जितने सारे रोल्स होते हैं, प्री डिफाइंड रोल्स होते हैं, वो सब आपको इस पर्टिकुलर गैलेक्सी के अंदर मिल जाते हैं। जैसे एक रेडिस नाम का है आपका। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें यूज कर देखनी है, और उसकी कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो ये रोल नाम का स्ट्रक्चर है जो हम कल करके देखेंगे इसको। तो रोल का थोड़ा सा पढ़ के आना आप इसके बारे में, रोल के बारे में क्या होता है रोल। ठीक है जी, चलिए इतना ही करेंगे आज हम। ठीक है, तो कल हमारा चैप्टर रहेगा 8। ठीक है, कुछ पूछना है किसी को? हाँ जी, बताइए किसी को कुछ पूछना है तो, कोई भी डाउट किसी भी तरह का। नो सर। चलिए ठीक है, तो थोड़ा बहुत पढ़ लेना आप लोग इसके बारे में। रोल्स का चैप्टर 8 नंबर चैप्टर कल हम स्टार्ट करेंगे। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो देखो कम से कम बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके। ये सारी चीज तो आपकी सब प्रैक्टिस से आएंगी, एकदम इसमें आप एक्सपर्ट नहीं बन सकते हो, क्योंकि एनसिबल थोड़ा सा भी थोड़ा सा टफ कंसेप्ट है। एकदम एक्सपर्ट नहीं बना सकते आप, इसमें यूज भी नहीं कर सकते उसको इतनी जल्दी। धीरे धीरे करें, कुछ कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि एक्चुअल में कि बैक चल क्या रहा है, कि एनसिबल किसने कहा कि भाई ऑटोमेशन क्या होता है, तो पता होना चाहिए ऑटोमेशन। देखो हम ये कर रहे हैं, चीजों को यूज करके देख रहे हैं इसको हम। अब फाइल कैसे लिखते हैं, प्लेबुक कैसे लिखी जाती है, ये सब इंटरनेट पे मिल जाती है। तो लोग सब कुछ रटते नहीं है, इंटरनेट से डाउनलोड करते हो उनको प्लेबुक को। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की प्लेबुक्स आपको प्री डिफाइन बनी हुई मिल जाती हैं, और कंपनी में तो कुछ प्री डिफाइन पहले से होती हैं, बस आपको बस उन्हें यूज करना होता है अपने नेटवर्क के अंदर। तो इतना टफ टास्क नहीं है कि कंपनी में कोई सब प्लेबुक बनाने बैठते हैं। बस थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए कि रोल क्या होता है, डायनेमिक इन्वेंट्री क्या होती है, इतना पता होना चाहिए हमें। बेसिक बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसको करने के बाद आपके बेसिक कंसेप्ट आपके सब क्लियर हो जाएंगे। तो कल हम रोल स्ट्रक्चर के बेसिक कंसेप्ट कम से कम जान लें, इतना काफी है। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर बाय। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, बाय।
वेलकम। ठीक है फिर।